हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है सभी बच्चों का अपने इस प्रयास 1.0 2024 में फिजिकल केमिस्ट्री की बच्चों क्लास में। आइए बच्चों, सभी लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है आज आप लोगों को फिजिक्स की क्लास के बाद एक बढ़िया ब्रेक मिल गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल कारणों से। क्या बात है, बढ़िया। तो बच्चों आवाज और वीडियो सब कुछ क्लियरली आ रही है और आप लोगों ने बढ़िया ब्रेक ले लिया है, सब लोग तरोताजा हो गए इस एक्सटेंडेड ब्रेक में। और चलिए बिना देरी के फिर हम लोग अपनी फिजिकल केमिस्ट्री क्लास को भाई शुरू करते हैं। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था बच्चों, उसका सोल्यूशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बच्चों पोस्ट कर दिया, प्रॉपर बच्चों हैंड रिटन सोल्यूशन। उसके अलावा जो एक बैक प्रॉब्लम थी जेई एडवांस लेवल की बच्चों, एक बैक प्रॉब्लम थी जेई एडवांस लेवल की, जेई एडवांस की नहीं, जेई एडवांस लेवल की जो एक बैक प्रॉब्लम थी, परसों का बच्चों जो होमवर्क था उसका भी सोल्यूशन मैंने कल पोस्ट कर दिया था। इसके अलावा मोल कंसेप्ट का जो जेई मेन लेवल का जो प्रैक्टिस रिवीजन वीडियो होगा, उसके जो सवाल होंगे वो भी दोस्तों मैंने आपको भेज दिए कि भाई पहले आप उनके सवालों को पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, एंड देन मैं आपको उसका एक प्रैक्टिस रिवीजन वीडियो बच्चों दूंगा ऐप पे। मेंस लेवल का भी दूंगा और एडवांस लेवल का भी दूंगा सेपरेटली, ठीक है। तो पहले बच्चों मैंने आपके सामने सवाल भेज दिए कि आप लोग पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, और उसके बाद अगर उसमें कुछ 19-20 होगा तो आप लोग उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें तो बच्चों की जो डिमांड थी, सर सवाल दीजिए सवाल दीजिए। अब सवाल इतने ज्यादा उनको मिलेंगे, भर भर के बच्चों उनको सवाल मिलेंगे कि वो सवाल के इस सागर में बच्चों बढ़िया से एकदम एंजॉय करेंगे, ठीक है। ये चीजें तो कल बच्चों ने बताया सर सवाल दीजिए, थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस करनी है, एकदम बहुत ही उम्दा बात। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग। तो आपको बच्चों सवाल देंगे हम लोग। होमवर्क जो मॉड्यूल का मैटर है उसको भी बेटा सॉर्ट आउट कर लीजिए। सॉर्ट आउट हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस शुरुआत की 1-2 चैप्टर्स के लिए मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूंगा, उसके बाद बेटा आप खुद देख लेना। तो हर लेक्चर के बाद उसके होमवर्क क्वेश्चन भी मैं ऐड ऑन करना शुरू कर दूंगा, और किसी के पास है नहीं है कोई इशू नहीं, उसका ही बेटा सोल्यूशन हम लोग अभी शुरुआत के एक चैप्टर के लिए सर कर देंगे। उसके बाद में आप लोग उसको देखना टेक्निकल सपोर्ट से कैसे आपका ओल्ड मॉड्यूल न्यू मॉड्यूल से चेंज होगा, उसको आप देखना क्या उसका प्रोसीजर है, वो भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। और हमेशा की तरह मोल कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा खासा वेट वाला, काफी अच्छे खासे कंसेप्ट वाला। और अब तक के बच्चों इस जर्नी में हम लोगों ने मोल के बारे में सीखा है कि भाई मोल क्या होता है, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में सीखा है कि किस तरह से रिएक्शन कैलकुलेशन को करते हैं, प्योरिटी वाले सवालों कैसे करने, सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले सवालों कैसे करने, कंजुगेटिव रिएक्शन वाले सवालों में यील्ड वाला कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं हम लोगों ने। उसके बाद सर कंसंट्रेशन टर्म को देखा, और उसके बाद अभी हम लोग बच्चों एसिड बेस, एसिड एसिड बेस बेस एसिड बेस की मिक्सिंग वाले सवालों को भी देख रहे हैं। अब दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग आएंगे एक अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, और आज कोशिश करेंगे कि हम लोग इस चैप्टर में सारी चीजों को कवर अप कर दें, सारी चीजों को कंप्लीट कर दें, और उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रोसीड करें कहां पर, इसी टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से ही होते हुए जो हमारा जो एक अगला कनेक्टिंग टॉपिक है विच इज रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, उस पर दोस्तों हम लोग जल्दी से चीजों को भाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पूरी उम्मीद है कि हम लोग आज सारी चीजों को बेटा कंप्लीट कर ले और उसके बाद हम लोग वहां पे एंट्री करें। बच्चों देर आर टू टॉपिक्स, वन इज जेंडाल्स मेथड एंड अदर इज ड्यूमास मेथड। एक है बेटा जेंडाल्स मेथड, एक है बेटा ड्यूमास मेथड। बच्चों देखिए जेंडाल्स मेथड हम लोगों का बहुत ही अच्छे से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इक्विवेलेंट तक हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो जेंडाल वहां पे पढ़ा सकते हैं। ड्यूमा कैन बी वेरी इजिली एक्सप्लेन्ड व्हेन वी विल स्टडी गैसियस स्टेट। तो यू मे फाइंड सम क्वेश्चंस ऑन जेंडाल एंड ड्यूमास मेथड इन मोल कंसेप्ट, बट उसको बेटा हम लोग सेपरेटली आगे के टॉपिक में बेटा समझाएंगे जहां पर वो ज्यादा अच्छे से बेटा एक्सप्लेन आउट किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज तो अभी आपको बेटा उतना ही पढ़ना है जितना आपको हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वही कनेक्टिविटी के हिसाब से बेटा ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को। तो सब लोग बच्चों जल्दी से तैयार हो जाइए, सब लोग दोस्तों जल्दी से तैयार हो जाओ। पूरा का पूरा फोकस बच्चों कहां पे, स्क्रीन पे, पूरा पूरा फोकस कहां पे, स्क्रीन पे। चैट सेक्शन से बच्चों अपने आप को दूर कर लीजिए, ठीक है। सभी बच्चे लोग तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात। सर जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, बेटा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन तो हमारा सोल्यूशन इन कॉलिगेटिव में आएगा, तो अभी कहां से उसकी टेंशन कर रहे हैं, ये चीज। चलिए भाई सब लोग तैयार हो गए, बहुत अच्छी बात है, सब लोग फोकस करिए। दोस्तों कल हम लोगों ने बात की थी सर वैलेंसी फैक्टर के बारे में, इंपॉर्टेंट कंपाउंड का सर वैलेंसी फैक्टर, इंपॉर्टेंट कंपाउंड के दोस्तों हमने आपको वैलेंसी फैक्टर से लिखाए हुए थे, ठीक है सर, ओके। अब जैसे कि दोस्तों हमारे
H3PO4, बच्चों जैसे कि हमारा H3PO4 होता है, ये एक ऑक्सी एसिड है सर फास्फोरस का, और दोस्तों इसका वैलेंसी फैक्टर है 3 सर, इसका वैलेंसी फैक्टर है 3, ठीक है। इसी के छोटे भाई बहन है H3PO4 की जगह H3PO3, इनका वैलेंसी फैक्टर 2 है, और H3PO2 इसका सर वैलेंसी फैक्टर 1 है। बहुत अच्छी बात है सर, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों सर, यहां पर इनके वैलेंसी फैक्टर से थोड़े अटपटे से क्यों हैं? दिखने को तो सर यहां पर 3 हाइड्रोजन है, दिखने को तो सर यहां पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, बट इसके बावजूद भी सर इनका वैलेंसी फैक्टर 3 क्यों नहीं है? बेटा इसके पीछे का रीजन होता है, ठीक है बच्चों, इसके पीछे का सर रीजन होता है क्या, कि ये सब के सब क्या है सर, ऑक्सी एसिड हैं, ये सब के सब क्या है सर, ऑक्सी एसिड हैं, और यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन वही है दोस्तों, यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन वो है, एसिडिक हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन which is attached to oxygen, which is attached to oxygen, which is attached to oxygen, which is attached to oxygen। सर वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच है वही सर हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो अगर मैं H3PO4 की बेटा बात करता हूं तो उसका बेटा स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर ये होता है। तो यहां पे सर हमारे पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है जो सर O से अटैच है। बहुत ही खूबसूरत बात है सर, बहुत खूबसूरत बात है। अगर मैं H3PO3 की बात करता हूं सर, अगर मैं H3PO3 की बात करता हूं तो वहां पे सर एसिडिक हाइड्रोजन की संख्या सर 2 है। दीज टू आर एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन O से नहीं अटैच है बल्कि P से अटैच है, तो ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, ठीक है। और अगर मैं H3PO2 की बात करता हूं तो सर वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ 1 है। तो बेटा जी इस हिसाब से इनका वैलेंसी फैक्टर यहां पे 1 है, यहां पे सर वैलेंसी फैक्टर 2 है, और यहां पर बेटा जी वैलेंसी फैक्टर 3 है। H3PO4, H3PO3 एंड देन बच्चों H3PO2, ठीक है दोस्तों, ये होता है सीन। ये आपको बेटा रटना है सर, ये आपको सर याद रखना होता है, ये सर हमको याद रखना होता है। टू बी वेरी फ्रैंकली बेटा ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से, वैलेंसी फैक्टर के हिसाब से और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन के सर ऑक्सी एसिड्स हमको सर याद रखना बहुत 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 सर आवश्यक होता है। अगर आप इनके स्ट्रक्चर की सर आप याद करने की ट्रिक सीखना चाहे तो बहुत अच्छा है। बेटा देखो H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, सबसे पहले तुमको एक ऑक्सीजन मंदिर में जाके चढ़ा देना है। H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले फास्फोरस लो और एक ऑक्सीजन मंदिर में नारियल के तौर पर उसे चढ़ा दो। सर H3PO4 में से एक ऑक्सीजन चढ़ा दिया, P डबल बॉन्ड O बन गया, एक ऑक्सीजन गए नारियल में मंदिर में जाके चढ़ा दिए, ठीक है। अब क्या बचा तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास बचा 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। सो 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन क्या बना सकते हैं, 3 OH। तो यहां पे सर ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले तुमने एक ऑक्सीजन मंदिर में जाके चढ़ा दिया कि भगवान मेरा IIT में सिलेक्शन करा देना, मैं तुम्हें एक ऑक्सीजन चढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक ऑक्सीजन चढ़ाने के बाद क्या बचा, यहां पर 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, व्हाट यू गॉट, 2 ऑक्सीजन एंड 3 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन। 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन क्या बनाएंगे बेटा, 2 OH बनाएंगे। 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, 2 OH और 1 H, सर ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। और H3PO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तुमने यहां पर भी वही क्या, फास्फोरस लिया, एक ऑक्सीजन मंदिर में चढ़ा दिया, P डबल बॉन्ड O। अब बचा क्या, एक ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, एक OH और 2 H। तो दैट्स हाउ बेटा हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और इनके स्ट्रक्चर्स में जितने हाइड्रोजन O से अटैच हैं दे आर ओनली एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है सर। ये हमारे सर काम करने का तरीका होता है। अब देखो बेटा, अगर सवाल में तुमको कुछ नहीं दिया है, अगर बच्चों तुमको सवाल में कुछ नहीं दिया है तो इनके वैलेंसी फैक्टर सर वही हैं जो हमने सर आपको सिखाए हुए हैं। अगर एग्जाम में बेटा तुमको कुछ नहीं दिया गया तो बेटा वैलेंसी फैक्टर तुम वही याद रखोगे जो हमने तुमको सर रटाए हुए हैं। क्या सर, H3PO4 का 3, H3PO3 का 2, H3PO3 का 2, H3PO2 का 1, ऑक्सैलिक एसिड का 2, H2SO4 का 2, HCl का 1, HNO3 का 1, बोरिक एसिड का सर 1, NaOH KOH का 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड का 2। वही बेटा आप याद रखोगे जो हमने आपको रटाया हुआ है। और इंडिकेटर वाली स्टोरी भी याद रखेंगे सर, इंडिकेटर वाली स्टोरी भी याद रखेंगे। क्या सर इंडिकेटर वाली, कि सर Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर
नॉर्मली 2 होता है। NaHCO3 का वैलेंसी फैक्टर नॉर्मली सर 1 होता है, लेकिन फिनोल्फथालीन इंडिकेटर के केस में, इंडिकेटर की पार्शियलिटी के कारण, इंपायर की बेईमानी के कारण, वहां पे इंपायर ही बेईमान होता है। इंडिकेटर क्या होता है? एक तरह का इंपायर होता है। अब वहां पे क्या होता है? इंपायर बेईमानी कर देता है। अपन लोग जैसे करते हैं ना, इंपायर बेईमानी कर देते, कई बार दूसरे टीम के फेवर में कर देते हैं। इंडिया वाले केस में स्टीव बकनर साहब बड़ा बेईमानी करते थे, बहुत बंपर लेवल पे बेईमानी करते थे। जहां सचिन आए तुरंत आउट उठा देते थे, बिना आउट हुए आउट उठा देते थे। तो यहां पर भी फिनोल्फथालीन, गंदा वाला इंपायर, इसकी बेईमानी के चक्कर में सोडियम कार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर 1 और NaHCO3 का नॉट डिफाइंड। ये बेटा हमने आपको रटाया हुआ था सर, ये हमने आपको रटाया हुआ था। यहां तक बेटा मामला क्लियर है सर? यहां तक की सारी चीजें बेटा क्लियर हैं क्या? यहां तक की चीजें वही हैं जो हमने कल आपको रटाई थी? सब बच्चों के मन में है फोकस? एकदम सही है सर, ठीक है। अब देखो वैलेंसी फैक्टर इफ नथिंग इज गिवन, बेटा आप इन वैलेंसी फैक्टर को सर आप याद रखोगे। इफ नथिंग इज गिवन, आप बेटा इन वैलेंसी फैक्टर को सर आप याद रखोगे। इफ नथिंग इज गिवन, if nothing is given, valency factor of compound बच्चों देखो, अगर सवाल में कुछ नहीं दिया है सर, देखिए अगर सवाल में सर देखिए कुछ नहीं दिया है तो सर वहां पे आप वैलेंसी फैक्टर को सर आप वही याद रखोगे जो हमने आपको सर रटाया हुआ है, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर सर आप वही याद रखोगे जो हमने आपको सर रटाया हुआ है। बट बच्चों यहां पे एक सवाल आ जाता है, बच्चों यहां पे एक कंसेप्ट आ जाता है। इफ केमिकल रिएक्शन इज गिवन, इफ केमिकल रिएक्शन इज गिवन, मेरे प्यारे दोस्तों, इफ केमिकल रिएक्शन इज गिवन, बच्चों सवालों में अगर केमिकल रिएक्शन गिवन है, बच्चों सवाल में अगर आपको बेटा केमिकल रिएक्शन गिवन है, देन वैलेंसी फैक्टर, देन वैलेंसी फैक्टर, देन वैलेंसी फैक्टर विल बी, देन वैलेंसी फैक्टर विल बी कैलकुलेटेड, then valency factor will be calculated on the basis of given reaction, on the basis of given reaction, then valency factor will be calculated on the basis of given reaction। बच्चों समझिएगा, दोस्तों समझिएगा, दोस्तों समझिएगा। मान लीजिए भाई मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूं, बच्चों मान लीजिए भाई मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूं, ठीक है, मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर, बहुत छक्के मारता हूं मैं, ठीक है। आप लोग मुझे अपनी टीम में खिलाने के लिए ले गए, आपने अपने पड़ोसी वाले मोहल्ले से सर 500-500 रुपए का मैच लगा लिया, आप मुझे अपनी टीम में सर ले गए, सर आओ सर आपको सर मैच जिताना है। हम गए, बड़ा एकदम चौड़े होकर के गए, हम अपने स्टूडेंट के मैच के को जा रहे, जिताने का जिम्मा हमको दिया गया, लेकिन वहां जाकर के हम साला रन ही नहीं बना पा रहे, वहां जाकर के हम रन ही नहीं बना पा रहे। 3 मैच में सर टोटल कुल मिला के 10 रन बनाए। तो ऐसे केस में अब आप लोग मुझे क्या बढ़िया क्रिकेटर मानोगे? नहीं सर, आप मुझे बढ़िया क्रिकेटर नहीं मानोगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बॉलिंग के केस में हमने भाई एकदम मामला सेट कर दिया, हमने बॉलिंग में सर मामला सेट कर दिया, ले हैट्रिक पे हैट्रिक, ले हैट्रिक पे हैट्रिक, ले यॉर्कर पे यॉर्कर। तो ऐसे केस में आप मुझे क्या मानोगे? आप मुझे बैट्समैन नहीं, आप मुझे बॉलर मानो, क्योंकि आप जो देख रहे हो उसी हिसाब से तो आप डिसीजन लोगे ना। तो कहने को तो मैं बहुत अच्छा बल्लेबाज था, लेकिन आपके साथ जब मैं मैच खेलने गया तो मेरी बल्लेबाजी एकदम डूब गई, लेकिन मेरी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। तो आप मुझे कैसे याद रखोगे? एज ए बॉलर के तौर पर, ठीक है। तो बेटा समझिएगा, अगर बेटा सवाल में आपको रिएक्शन दी है, अगर आपको रिएक्शन दी है, तो जो तुमको दिख रहा है, जो तुमको दिख रहा है रिएक्शन में, तुमको जो दिख रहा है तुम उसी हिसाब से बेटा डिसीजन लोगे, जो तुमको दिख रहा है उसी हिसाब से डिसीजन लोगे। आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करोगे, जो तुमको दिख रहा है उसी हिसाब से तुम डिसाइड करोगे। क्या तुमको दिख रहा है? यहां पर वैलेंसी फैक्टर हम रिएक्शन के हिसाब से निकालेंगे साहब, जो दिख रहा है उस हिसाब से सर हम वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। सर वैलेंसी फैक्टर क्या होता है जरा याद करो, सर वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? सर वैलेंसी फैक्टर होता है एक मॉलिक्यूल कितने काम की चीज देता है, एक मॉलिक्यूल कितने काम की चीज देता है, एक मॉलिक्यूल कितने काम की चीज देता है। एसिड है तो कितने H+ देता है, बेस है तो कितने OH देता है, एसिड है तो कितने OH लेता है, लेता है, लेता है। कई बार ऐसा भी होता है एसिड OH लेता है, और बेस है तो कितने सर, एसिड है तो कितने OH लेता है, और बेस है तो बच्चों क्या कितने OH देता है या कितने H+ लेता है, ठीक है, ये चीज। अब दोस्तों समझिएगा, दोस्तों समझिएगा, अगर दोस्तों आपको सवाल ये दिया हुआ है, सर दोस्तों अगर बच्चों सवाल में आपको ये दिया हुआ है,
दोस्तों सवाल में अगर आपको ये दिया हुआ है, दोस्तों इस क्वेश्चन में रिएक्शन को देख करके हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं? सर इस सवाल में हम रिएक्शन को देख करके क्या अंदाजा लगा सकते हैं? H2SO4 यहां पर कहने को तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, लेकिन दे कितने हाइड्रोजन आए? सिर्फ इसने एक ही हाइड्रोजन दिया, एक हाइड्रोजन तो ये अपने पास अभी भी बचा करके रखा हुआ है। H2SO4 के पास देने के लिए 2 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इन दिस रिएक्शन इट इज गिविंग ओनली 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके पास अभी भी बचा हुआ है। तो यहां पर इन दिस रिएक्शन इसका बेटा वैलेंसी फैक्टर 1 है, क्योंकि यहां पर एक ही हाइड्रोजन दे रहा है। यहां पे इसका वैलेंसी फैक्टर 2 नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन। इसी तरह से बेटा जी यहां पर वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaOH 1 होगा, ये चीज है। इसी तरीके से आपको एक और रिएक्शन दिखाते हैं दोस्तों, H3PO4 प्लस 2 NaOH, H3PO4 प्लस 2 NaOH, दोस्तों H3PO4 प्लस 2 NaOH विल गिव Na2HPO4, Na2HPO4 बेटा, Na2HPO4 एंड 2H2O। नॉर्मल हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों, नॉर्मली अगर हम देखें तो हमने आपको रटाया हुआ है कि सर H3PO4 का सर वैलेंसी फैक्टर, नॉर्मली हमने सर पढ़ा हुआ है H3PO4 का सर वैलेंसी फैक्टर 3 होता है, लेकिन यहां पर H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर 3 नहीं होगा। इस रिएक्शन में H3PO4 कितने H दे रहा है? देखो कितने दे रहा है। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर बच्चों, यहां पे अगर हम ध्यान दें दोस्तों, यहां पे अगर हम ध्यान देते हैं, यहां पर बच्चों H3PO4 ने अपने 3 में से 1 हाइड्रोजन अभी भी बचा के रखे हैं। इसने 3 में से 1 हाइड्रोजन अभी बचा के रखे हैं, मतलब इसने 2 हाइड्रोजन दे दिए। तो इसने यहां पर कितने हाइड्रोजन रिलीज किए हैं? 2। तो इसका बेटा वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा सर? 2। सो अगर सवाल में रिएक्शन दी है बच्चों, तो आप रिएक्शन के हिसाब से देखोगे कि हमारा एसिड कितने H+ दे रहा है, हमारा बेस कितने H+ ले रहा है या कितने OH दे रहा है। अगर सवाल में रिएक्शन दी है तो वैलेंसी फैक्टर शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। अगर बेटा सवाल में रिएक्शन दी है तो वैलेंसी फैक्टर शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। ये बेटा मूल मंत्र है बच्चों, ये मूल मंत्र है। अगर बच्चों सवाल में रिएक्शन दी है तो वैलेंसी फैक्टर शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। बच्चों ये हमारा यहां पर मूल मंत्र है। सही है सर? बस बढ़िया, ठीक है सर। हाँ बेटा बताते 2 कैसे अभी बता रहे हैं, बेटा 2 कैसे अभी बता रहे हैं, 2 कैसे अभी बता रहे हैं आपको। डोंट वरी, क्लियर है सर। हाँ बेटा देखो H3PO4 पहले था, रिएक्शन के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया सर? रिएक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो गया Na+, सर रिएक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो गया Na+ और HPO4 -2, HPO4 -2। बेटा ये Na2HPO4 क्या है सर? ये Na2HPO4 क्या है? Na2HPO4 क्या है सर? Na2HPO4 ये है Na+ ट्वाइस HPO4 -2। अब बेटा HPO4 -2 का मतलब समझो, HPO4 -2 कैसे बनेगा सर? HPO4 -2 कैसे बनेगा सर? HPO4 -2 बनेगा जब H3PO4 एक H+ देगा तो ये बनेगा, और जब दूसरा H+ देगा ये बनेगा। तो इसने कितने H+ बेटा जी दिए? इसने बच्चों कितने H+ दिए सर? पहला H+ दिया, दूसरा H+ दिया, टोटल इसने कितने H+ दिए? 2 दिए ना बेटा, सीधी सी बात है। 3 थे, 1 रह गया है, 3 थे 1 रह गया है सर, 3 थे 1 रह गया, मतलब सर 2 H+ निकल गए। 3 हाइड्रोजन थे, उसमें से 1 रह गया, मतलब इसने 2 हाइड्रोजन लूज कर दिए। जितने दिए हैं, जितने हाइड्रोजन दिए हैं वही तो होता है वैलेंसी फैक्टर। एक मॉलिक्यूल कितने काम की चीज देता है वही तो होता है उसका वैलेंसी फैक्टर। तो बेटा जी H3PO4 ने 3 हाइड्रोजन भगवान ने दिए थे, लेकिन रिएक्शन में इसने 2 हाइड्रोजन शहीद कर दिए, 1 हाइड्रोजन बचा के रखा हुआ है। तो इसने जितने हाइड्रोजन दिए वही तो वैलेंसी फैक्टर है। क्लियर सर?
ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया बच्चों, बढ़िया, नाइस। ठीक है, तो बच्चों अल्टीमेट चीज जो हमको नोट डाउन करनी है सर अपने नोट्स में वो ये कि इफ नथिंग इज गिवन देन वैलेंसी फैक्टर ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड, और वही होगा जो हमने आपको रटाया हुआ है। बट इफ केमिकल रिएक्शन इज गिवन, then valency factor will be calculated on the basis of given reaction। ठीक है, ये चीज है। तो क्या होता है बेटा, कई बार रिएक्शन के हिसाब से सर, रिएक्शन के हिसाब से वैलेंसी फैक्टर में वैरी। तो जो अल्टीमेट चीज है वो मैं लिखा देता हूं, वैलेंसी फैक्टर is valency factor of compound is fixed, is valency factor of compound is fixed, आंसर है नो। वैलेंसी फैक्टर ऑफ कंपाउंड, वैलेंसी फैक्टर ऑफ कंपाउंड में वैरी विद रिएक्शंस। अलग अलग रिएक्शन में सर जी, अलग अलग रिएक्शन में कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर अलग अलग हो सकता है। अलग अलग रिएक्शन में कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर अलग अलग हो सकता है। बेटा ये हमारा आंसर है। बच्चे लोग नोट्स कॉपी कर ले, पहले बेटा इसको कॉपी कर लीजिए, पहले बच्चों इसको कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद अगला जो बात है, जो नेट बात है वो ये कि क्या कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर फिक्स होता है। आंसर है सर ना, नो, नेवर, नॉट। सर रिएक्शन के हिसाब से सर वैलेंसी फैक्टर बदलता है। लेकिन अगर सवाल में रिएक्शन नहीं दी है, अगर बेटा जी सवाल में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आप वैलेंसी फैक्टर सर वही मानोगे जो हमने सर आपको रटाया हुआ है, जो हमने सर आपकी टेबल बनवाई हुई है, जो हमने आपको बताया हुआ है, जो हमने आपकी टेबल बनवाई हुई है, सर आप वही वैलेंसी फैक्टर को सर आप मानोगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही उम्दा बात है सर, बहुत अच्छी बात है। सही है दोस्तों, आगे बढ़ जाए। डन सर, नोटेड सर, एकदम अच्छी बात है। ठीक है भाई, इसको भी लिख लीजिए, फिर चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसको भी लिख लीजिए सर, फिर चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में तो ऐसा खूब होता है कि MnO4 का वैलेंसी फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5, न्यूट्रल मीडियम में 3 और बेसिक मीडियम में 1 होता है। वहां पर तो सर वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन के हिसाब से सर बदलता रहता है। H2O2 का वैलेंसी फैक्टर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में 1 होता है और नॉर्मल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में 2 होता है। तो अलग अलग प्रोसेस में वैलेंसी फैक्टर कंपाउंड का बदलते हुए हम देखते हैं। ठीक है, सब लोग तैयार हैं दोस्तों? सभी भाई लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? मामला सेट है एकदम? यस सर, मामला सेट है। डन सर, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। चलिए भाई आगे बढ़िए, आप बढ़िए आगे, हम भी आपके साथ हैं। थोड़ा सा जरा पोल खेल लेता हूं मैं, जरा अपना सॉफ्टवेयर चालू करा दूं मैं, सॉफ्टवेयर चालू करा देता हूं भाई ना, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर भी जरा देख लेते हैं सर। चलिए भाई, ठीक है। What volume of calcium hydroxide solution, क्या सर सवाल में दिया जा रहा है? What volume of calcium hydroxide solution is needed for complete conversion of H3PO4 into CaH2PO4? CaH2PO4 बेटा यहां पर जरा ध्यान समझना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, देने को इसके पास 2 हाइड्रोजन है, देने को इसके पास 2 OH है, ठीक है, और H3PO4 है, देने को इसके पास 3 हाइड्रोजन है। लेकिन रिएक्शन के बाद जो बन रहा है वो क्या है सर? कैल्शियम, सारे OH गायब हो गए, सारे OH गायब हो गए, क्या बना? H2PO4, H2PO4, H2PO4 बेटा बना हुआ है। अब H2PO4 मतलब 3 हाइड्रोजन है, 2 बचे हुए हैं सर, 3 है 2 बचे हुए, मतलब इसने एक ही हाइड्रोजन निकाला है सर, इसने एक ही हाइड्रोजन निकाला है, इसने एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन निकाला है, एक हाइड्रोजन निकाला है, बट इसके पास 2 OH है। तो बेटा बैलेंस इक्वेशन कब होगी? जब हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे
तब जाकर के सर बैलेंस इक्वेशन होगी, एंड वी विल गेट दिस थिंग। और सर हमारे पास सर ये बनेगा, एंड विल गेट सर दिस थिंग। तो सर दिस इज आवर बैलेंस इक्वेशन, सर ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या दे रहा है सर? सारे OH दे रहा है, सब कुछ OH, सारे OH बहा के निकाल दे रहा है, सारे OH चले गए सर, बाहर चले गए। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या? इसका एक मॉलिक्यूल 2 OH दे रहा है सर, इसका वैलेंसी फैक्टर 2। H3PO4 क्या कर रहा है सर? H3PO4 का एक मॉलिक्यूल, वैलेंसी फैक्टर कहां से देखते हैं? एक मॉलिक्यूल से। रिएक्शन में भले ही 2 मॉलिक्यूल है, बट उससे नहीं मतलब है। रिएक्शन में भले ही 2 मॉलिक्यूल है, उससे नहीं मतलब, बट आपको देखना है एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल H3PO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2PO4, मतलब इसका एक हाइड्रोजन कम हो गया, मतलब उसने दे दिया। इसका वैलेंसी फैक्टर सर 1, यहां पे सर इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, ये चीज। अब अगर बेटा वैलेंसी फैक्टर आपको पता चल गया, तब तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन की सर बात हो रही है, सर न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है, कंप्लीट कन्वर्जन की बात हो रही है सर, न्यूट्रलाइजेशन की सर बात हो रही है, कंप्लीट कन्वर्जन की सर बात हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन की सर बात हो रही है, कंप्लीट कन्वर्जन की बात हो रही है। आप चाहो तो इस सवाल को मोल कंसेप्ट से करो, आप चाहो तो इस सवाल को सर मोल कंसेप्ट से करो या इक्विवेलेंट से करो, दोनों से बेटा आंसर आएगा। आप चाहे इसको मोल कंसेप्ट से करो या इक्विवेलेंट से करो, दोनों सर आंसर आएगा। जैसे क्या, अगर हम इस सवाल को मोल कंसेप्ट से करना चाहते हैं, तो मोल कंसेप्ट से सर क्या इसका आंसर आएगा? सर मोल कंसेप्ट से आंसर है 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद 2 मोल H3PO4। ठीक है सर, सीधी सी बात, 2 मोल से रिएक्ट करेगा। अपने पास कितने मोल है सर? अपने पास इसका वॉल्यूम है, इसकी मोलैरिटी है 0.05, और मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम विल बी क्या? मोल। ठीक है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? मोल हो जाएगा। चलो सर वॉल्यूम ml में ले लेते हैं, दोनों तरफ ml में ही लेंगे। ठीक है, तो इसके सर 1 मोल हमारे, इसके इतने मोल है हमारे पास, इसके इतने मोल है। अब अगर इसके इतने मोल है और H3PO4 के बेटा कितने मोल है हमारे पास? सर H3PO4 के हमारे पास मोल है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 क्या है सर? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मोल्स ऑफ H3PO4 क्या होंगे सर? मोल्स ऑफ H3PO4 सर मोलैरिटी कितना है सर? 0.1, वॉल्यूम कितना है? 10 ml। सॉल्व करने पे सर ये 1 मिलीमोल आ जा रहे हैं, और ये कितना आ रहा है सर? 0.05 इंटू V मिलीमोल आ रहा है सर। ठीक है, अब इन दोनों का जो रेशियो होगा सर जी, इन दोनों का जो रेशियो होगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपॉन H3PO4 का जो रेशियो होगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपॉन H3PO4 का जो रेशियो होगा, दैट शुड बी कितना सर? 1:2 होना चाहिए सर। ये 1:2 होना चाहिए, क्योंकि 1:2 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.05 V अपॉन 1 बराबर 1:2। सॉल्व करने पे बच्चों वॉल्यूम हमारा आ जाएगा, सॉल्व करने पे दोस्तों वॉल्यूम हमारा आ जाएगा। दोस्तों सॉल्व करने के बाद बच्चों वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी सर हमारे पास, वॉल्यूम विल कम्स आउट टू बी, ठीक है सर, वॉल्यूम विल कम्स आउट टू बी कितना सर? वॉल्यूम विल कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 0.05, 1 अपॉन सर 0.05 इंटू 2, 0.10 विच इज 10 ml। सर सॉल्व करने पे सर ये इतना आ जाएगा सर, 10 ml आ जाएगा। तो दैट इज द आंसर बच्चों, दैट इज द आंसर। सर एक तरीका सर इस सवाल को करने का ये है दोस्तों, एक तरीका इस सवाल को करने का ये कि आप सर मोल कंसेप्ट से देख लो कि सर इनके रिएक्शन में रिएक्ट होने का रेशियो सर 1:2 है, इनके सर जी रिएक्शन में रिएक्ट होने का रेशियो सर 1:2 है। सर एक तरीका ये हो गया, बट ज्यादा बेटर तरीका क्या होता है सर? ये एसिड बेस रिएक्शन है सर, ये एसिड बेस रिएक्शन है, और एसिड बेस रिएक्शन में सर क्या लगाना होता है सर? NaVA बराबर NbVb, सीधी सी बात, NaVA बराबर सर NbVb, सीधी सी बात सर लगाएंगे सर, सीधी सी बात, NaVA बराबर NbVb। एसिड बेस कब रिएक्ट होते हैं? जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब बेटा एसिड हमारे पास क्या है सर? ये है, इसकी नॉर्मेलिटी निकालो, एसिड की नॉर्मेलिटी निकालो, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर एसिड का क्या है सर? 1 है। इसका वॉल्यूम कितना दिया है सर? H3PO4 का सर वॉल्यूम दिया 10 ml। बेस कौन है सर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस कौन है सर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी नॉर्मेलिटी निकालो, मोलैरिटी 0.05 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका सर? 2 है, और इसका वॉल्यूम हमको सर सॉल्व करना है, वॉल्यूम हमको निकालना है। बस बेटा सीधी सी इक्वेशन होगी, जब हम इस सीधी सी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सर, वॉल्यूम इन ml कम्स आउट टू बी सर 10 ml, क्योंकि ये और ये कट जाएंगे, दिस और ये सर जी, ये और ये वैल्यू सर कट जाएगी, दे बोथ आर सेम, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर सेम, सो वॉल्यूम बराबर 10 ml आ जाएगा। तो इस तरह से भी हो जाएगा।
तो भैया जी इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा सर जी? इस सवाल का आंसर हो जाएगा सर ए। इस सवाल का बच्चों आंसर आ जाएगा ए। 50% लोगों ने बच्चों इसको सही किया हुआ है। 50% लोगों ने बच्चों इसको सही किया हुआ है। ठीक है, फिर से बच्चों बताते देखो क्या सीन हो रहा है। फिर से बच्चों देखिए बताते सर क्या सीन हो रहा है। बच्चों देखिए अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को H3PO4 के साथ सर हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं। अगर हम इनकी रिएक्शन को देखते हैं सर अगर हम इनकी रिएक्शन को देखते हैं तो सर रिएक्शन को बहुत ध्यानपूर्वक देखने पे भैया जी रिएक्शन को बहुत ध्यानपूर्वक देखने पे अपन क्या पा रहे हैं सर अगर हम इनकी रिएक्शन को देखते हैं तो बेटा जी इनकी रिएक्शन को सर बहुत ध्यानपूर्वक देखने पे हम क्या पा रहे हैं सर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H3PO4 के रिएक्ट होने का रेशियो सर 1:2 है। तो अगर इसके मोल 10 है तो इसके मोल 20 लगेंगे। तो हमने इनके मोल्स निकाल लिए। मोल्स कैसे निकाले? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके मोल्स निकालिए। H3PO4 के मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इतने मोल आगे 1 मिलीमोल, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आगे 0.05 इंटू वी मिलीमोल। बस इनके मोल का रेशियो रिएक्शन के हिसाब से क्या होगा? 1:2 का रेशियो होगा। सॉल्व करने पे सर वी निकल के आ गया सर, इतना आ गया। एक तरीका ये है, ये बच्चों मेथड 1 है दोस्तों, ये हमारा क्या है सर? मेथड 1 है। लेकिन जो मेथड मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूं, और उनको सीखना पड़ेगा बेटा, आपको सीखना पड़ेगा, नई चीज तुमको सीखनी पड़ेगी। नहीं सीखोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? फिर वही पुराने रिजल्ट में अटके रहोगे। तो नई चीज तो सीखनी पड़ेगी। जो नई चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं क्या, कि कभी भी बेटा एसिड बेस की रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रही है, यहां पे क्या बोला सर? कंप्लीट। कभी भी एसिड बेस की रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रही है तो कब कंप्लीट होगी? जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस होंगे। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से। नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे? मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर से। वैलेंसी फैक्टर क्या लोगे? जो रिएक्शन में दिया हुआ है। वैलेंसी फैक्टर क्या लोगे बेटा? जो रिएक्शन में दिया हुआ है। रिएक्शन के हिसाब से सर वैलेंसी फैक्टर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2, H3PO4 का 1, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल एक H देता है। तो इसकी नॉर्मेलिटी निकाली, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, सॉरी मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, साथ में वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया। इसकी नॉर्मेलिटी निकाली, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, साथ में वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, वॉल्यूम 10 ml आ गया। इन माय ओपिनियन सर दिस वन इज मोर अप्रोप्रिएट। सर आपको ये सीखना चाहिए, दिस वन इज मोर बेटर, ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है सर, ये चीज ठीक है, ये चीज बढ़िया सर, बढ़िया। सागर बेटा बोल रहा है, बेटा सागर भाई बोल रहा है सर M1V1 बराबर M2V2 से नहीं कर सकते। बेटा M1V1 बराबर M2V2 कब लगाते हैं? जब डाइल्यूशन का केस होता है। जब डाइल्यूशन होता है, जब पानी मिलाते हैं, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, तो M1V1 बराबर M2V2 मैंने कभी नहीं बोला है। मैंने हमेशा आपको N1V1 बराबर N2V2 बोला है। ये चीज है, ठीक है। जिन जिन बच्चों को समझ में आया जल्दी से बच्चों चैट सेक्शन में बता दे यस सर सही है, सब कुछ क्लियर है सर, ठीक है। जिन जिन बच्चों को बेटा समझ में आया सब लोग बेटा चैट सेक्शन पे आकर के अपना कंफर्मेशन दे दे यस सर क्लियर है, तो हम लोग सर आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, बढ़िया सर। क्लियर, ठीक है, ये चीज है, बढ़िया सर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं सर? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वही कंसेप्ट जो आपको सिखाया हुआ है। जो सिखाया हुआ है उसको लगा रहे हैं, जो सिखाया हुआ है सर उसको लगा रहे हैं। ग्रेट बच्चों, नाइस, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए सर अब आते हैं एक बड़ी जबरदस्त कंसेप्ट पे। चलिए भाई अब आते हैं बच्चों एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट पे। कौन सा कंसेप्ट है सर? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। बहुत ही बेजोड़ जबरदस्त बात। चलिए सर उसके बारे में जरा आपको सिखाते हैं चीजें। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बेहतरीन चीज है बच्चों, मजा आ जाता है देख करके। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। चलिए सर इस पे आते हैं, ठीक है सर, चलिए इस पे आते हैं बच्चों। देखिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हमको बोलता क्या है? ये हमको बोलता क्या है? ये अंकल हमको बोलता क्या है? इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज may or may not be same, may or may not be same in chemical reaction,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज मे और मे नॉट बी सेम। बेटा केमिकल रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी सेम हो सकते हैं, बट देयर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स will always be same. But their number of equivalents will always be same. Not only in case of reactant, but also for product. Not only in case of reactant, but also for product. सर ना सिर्फ रिएक्टेंट के लिए बल्कि सर रिएक्टेंट के साथ साथ सर प्रोडक्ट के लिए भी। ठीक है, ये बच्चों हमारी यहां पर बात है, बहुत ही बेजोड़ उम्दा कंसेप्ट है, बहुत ही बच्चों बेजोड़ उम्दा कंसेप्ट है। बहुत सारे सवालों पे सर जिंदगी अपनी बड़ी इजी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे सर सवालों पे जिंदगी बच्चों अपनी इजी हो जाती है। ठीक है, इसको बेटा जी लिखिए, फिर आपको समझाते हैं। इसको सर लिखिए, समझाते हैं आपको। यार मुझे अपनी राइटिंग धीरे धीरे अच्छी लगने लग रही है यार, मुझे लग रहा है मेरी राइटिंग आज बड़ी अच्छी हो गई है ना। द एवरीथिंग इज डिपेंडेंट कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं। कई बच्चे कहते हैं सर ये यूज करो, मुझे इसमें बनता ही नहीं, मेरे से ये बनता ही नहीं है ये। ठीक है, मेरे से ही नहीं बनती है। माइट भी अगर मैं इसका थोड़ा मोटा ब्रश लूं तो शायद कम चल जाएगा। नहीं, ये तो थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो गया। ये एक हो गया और एक ये हो गया। मुझे इसी के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे दिस थिंग आई लाइक दिस थिंग। मुझे ये सेकेंड वाला सर ऑप्शन ज्यादा बेटर लगता है। मुझे इसी के ही साथ ही कंफर्ट लेवल ही आ पाता है। मैंने कई बार बहुत कुछ कोशिश ट्राई किया बट मुझे नहीं लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वो शायद आपको ना अच्छा लगे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट मेरे हिसाब से ये सही है, ये सही है ना। चलिए, चलिए सर। नोटेड। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर टेलीग्राम लिंक। बेटा टेलीग्राम लिंक तो अपना वही है, विनीत द्विवेदी केमिस्ट्री। ठीक है, विनीत द्विवेदी केमिस्ट्री है। डेली रात में एक बार मैं आकर के आपके साथ सवाल देने होते हैं। जो भी बेटा होमवर्क का सोल्यूशन है डेली बच्चों, डेली बच्चों रात में एक बार आकर के मैं आपके साथ जो भी होमवर्क सोल्यूशन क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा उसके बेटा होमवर्क सोल्यूशंस मैं आपको बेटा हैंड रिटन फॉर्म में दे दिया करूंगा। ठीक है, और जो भी इतने इंपॉर्टेंट की नोट्स हैं, वन शॉट मतलब आप कह सकते हैं सर मतलब शॉर्ट नोट्स हैं अपने चैप्टर के, शॉर्ट थ्योरीज वगैरह है, जो भी चीजें होंगी वो मैं टेलीग्राम पे आपके साथ बेटा शेयर करूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लेक्चर में कवर अप नहीं हो सकती, तो इसीलिए हमको एक एक्स्ट्रा जो हमारे पास कम्युनिकेशन टूल है वो। इसके अलावा हम लोग जो भी आपके बेटा डाउट्स होंगे वो मतलब अपने पीडब्ल्यू ऐप पे जो आप पोस्ट करोगे वो तो बेटा आप सॉल्व आपको मिलेंगे, वो तो आपके बेटा सोल्यूशंस मैं आपको ऑडियो सोल्यूशन से दे दिया करूंगा। इसके अलावा बच्चों ने सवालों की जो डिमांड की है तो बेटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको बेटा टेलीग्राम पे दे दिया करूंगा। ठीक है, यहां पर भी दूंगा और उसके सोल्यूशंस आपको वहां पे दे दिया करूंगा। चलिए सर, ये अपने पास दोस्तों यहां पर सीन है, बहुत अच्छी बात। चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है सर? ये चीज है। क्या कहता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कि अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है तो बेटा केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट होने वाली चीजों की सर, केमिकल रिएक्शन में सर रिएक्ट होने वाली चीजों के सर नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है सर डिफर करे, लेकिन उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा सेम होंगे। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा। अब मैं बेटा ये समझता हूं कि आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल है किसके साथ सर? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के साथ। सर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के साथ बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबल है। अब चलिए आपको इसको मैं समझाता हूं सर किस तरह से ये काम करता है। आइए बच्चों इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये चीजें चलिए फॉर एग्जाम्पल, चलिए सर फॉर एग्जाम्पल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अपने पास H2SO4 प्लस 2NaOH विल गिव Na2SO4 प्लस 2H2O है। ठीक है सर, अपने पास ये है चीजें। ठीक है, ये रिएक्शन चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रही है सर? ये रिएक्शन चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रही है दोस्तों? ये रिएक्शन चिल्ला चिल्ला के बोल रही है
कि जब ये रिएक्शन होगी तब बच्चों 1 मोल एसिड, सर 1 मोल एसिड किससे रिएक्ट करेगा? 2 मोल बेस से बेटा रिएक्ट करेगा। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि रिएक्शन में रिएक्ट होने वाली चीजों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यहां पे बराबर नहीं है सर, यहां पे बराबर नहीं है, यहां पे इनके नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है, लेकिन बेटा इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, अच्छा मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? चैट सेक्शन में बताइए, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा सर। नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर ना, वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो बेटा H2SO4 यहां पे दोनों हाइड्रोजन सर शहीद कर दे रहा है। देखो कोई भी इसके पास हाइड्रोजन नहीं बचे, सब चले गए। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, इसका वैलेंसी फैक्टर अगर 2 है और इसका वैलेंसी फैक्टर, इसका एक मॉलिक्यूल, वैलेंसी फैक्टर एक मॉलिक्यूल डिफाइन होता है, ये एक OH दे रहा है, वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर सर 1 × 2 इक्विवेलेंट एसिड के हैं एंड 2 × 1 इक्विवेलेंट बेस के हैं। तो भले ही इनके नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है, लेकिन इनके रिएक्ट होने वाले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर हैं। 2 इक्विवेलेंट एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? 2 इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। यही बच्चों यहां पर बात है। और ना सिर्फ बच्चों यहां पे रिएजेंट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर है। अभी जब मैं आपको प्रोडक्ट वाली बात बताऊंगा, अभी जब मैं आपको सॉल्ट वाली स्टोरी बताऊंगा, तो आप ये पाओगे बेटा यहां पे सॉल्ट के भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, सर यहां पे सॉल्ट के भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2 ही हैं, 2 इक्विवेलेंट सॉल्ट है यहां पर। अब सर ये इक्विवेलेंट के सॉल्ट कैसे आए अभी आपको बताते हैं बेटा, मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन में भी आपको बताते हैं सर, मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन में सर अभी आपको बताते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये कहता है कि रिएक्ट होने वाली चीजों के हमेशा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सर बराबर होंगे। क्या बेहतरीन कंसेप्ट है, क्या बेहतरीन कंसेप्ट है। रिएक्शन में कोई कितना भी ले लो, बट उसकी जो रिएक्ट होंगे उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सर सेम होंगे। क्या बेहतरीन कंसेप्ट है, मजेदार। ठीक है, ये चीज है। क्या ये कंसेप्ट सिर्फ यहीं पे एप्लीकेबल है? नहीं बच्चों, इस कंसेप्ट को हम बहुत जगह देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि हम बच्चों इस कंसेप्ट को और जगह भी देख सकते हैं। जैसे कि चलिए सर और आपको दिखा देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्टेंट टू बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्ट। ठीक है सर, ये यहां पे सर सेम है, ये यहां पे सर सेम है। रिएजेंट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर एंड नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है भाई, ये चीज है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, डन। नोटेड नोटेड नोटेड, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये चीज हमारी और भी जगह एप्लीकेबल होगी दोस्तों, ये चीज हमारी सर और भी जगह एप्लीकेबल होगी सर, ये चीज सर हमारी और भी जगह एप्लीकेबल होगी। कहां पर, कहां पे सर एप्लीकेबल होगी सर? अगर मान लीजिए हम लोग क्या लेते हैं सर, अगर मान लीजिए हम लोग सर H3PO4 लेते हैं सर, अगर मान लीजिए हम लोग H3PO4 लेते हैं, उसको सर हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ सर रिएक्ट करते हैं। ठीक है सर, और यहां पर 6H2O, यहां पर भी सर ये चीज सर वैलिड है। इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 मोल। रिएक्शन क्या बोले सर? 2 मोल H3PO4 के 3 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। भले इनके नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है, भले इनके नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है, लेकिन इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट
लेकिन इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे सर, वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, H3PO4 का एक मॉलिक्यूल, H3PO4 का सर एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस दे रहा है सर, 3 दे रहा है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है, इसका वैलेंसी फैक्टर सर 2 है, इसका एक मॉलिक्यूल कितने OH दे रहा है, 2 दे रहा है। अब इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर सर 6 इक्विवेलेंट, सर 6 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। यहां पे क्या है सर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर सर 6 इक्विवेलेंट ऑफ क्या सर, बेस। और यहां पर भी जब आप निकालोगे सर, इसकी भी सर क्या हो जाएंगे सर, 6 इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट। तो ये सर यहां पर है, रिएक्ट करने वाली चीज और बनने वाली चीजों के सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सर बराबर होंगे। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस इज, दिस इज व्हाट बच्चों लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस इज। बहुत बेहतरीन और उम्दा बच्चों कंसेप्ट है, बहुत ही बच्चों बेहतरीन और उम्दा बच्चों कंसेप्ट है ये, ठीक है। चलिए सर, अब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग सर कहां पे, मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन में। चलिए बच्चों, अब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग सर मेटल नॉन मेटल की सर रिएक्शन में। मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन में चलिए सर इसको अप्लाई करते हैं। एसिड बेस की रिएक्शन में भी अप्लाई होगा, लेकिन मजा बच्चों इसका जो असली आता है, इसके जो मेन सवाल होते हैं सर, वो होते हैं सर कहां पे सर, मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन में। एसिड बेस में तो हम लोग करते हैं सर, जब एसिड पूरी तरह बेस से न्यूट्रलाइज होगा, जब एसिड पूरी तरह बेस से न्यूट्रलाइज होगा, कौन सी फॉर्मूला लगाते हैं, N1V1 बराबर N2V2, वही तो होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। वहां पर लगाते हैं तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, N1V1 बराबर N2V2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो बराबर करते हैं, वही तो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो एसिड बेस में तो इसको हम देख चुके हैं। अब हम इसको सर और रिएक्शन में सर, मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन में सर हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है भाई। सबने इसे नोट डाउन कर लिया। चलिए भाई, अब इस कंसेप्ट को हम लोग चलिए सर अप्लाई करते हैं कहां पर, मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन में। So before moving into metal non-metal reaction, sir before moving into metal non-metal reaction, ठीक है, before moving into metal non-metal reaction, जरा एक चीज समझते हैं सर, आपको जरा मेटल नॉन मेटल के बारे में सर जरा परिचित करा देते हैं, परिचय कराते हैं। दोस्तों आगे चल के केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेटल होते हैं सर, जो मेटल होते हैं वो भी एक तरीके से बेस होते हैं सर, जो मेटल होते हैं सर वो भी एक तरीके से सर बेस होते हैं। हाँ, उनका नाम सर थोड़ा अलग होता है, उनको हम कहते हैं सर लुईस बेस, ठीक है सर। सर जो नॉन मेटल होते हैं सर, जो नॉन मेटल होते हैं वो सर एक तरीके के सर एसिड होते हैं, वो सर एक तरह के एसिड होते हैं। हाँ, उनका नाम होता है सर लुईस एसिड, उनका नाम होता है क्या सर, लुईस एसिड। अब ये लुईस एसिड, लुईस बेस क्या है जरा समझते हैं। बेटा मैंने शब्दों को क्या इस्तेमाल किया, मैंने कहा मेटल एक तरीके के बेस होते हैं। क्यों बेस होते हैं, क्योंकि बेस वो होता है जो OH देता है, बेस वो होता है जो क्या देता है, OH देता है। हमारा मेटल OH माइनस तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसी की ही तरह क्या दे रहा है सर, इलेक्ट्रॉन माइनस। वो क्या देता है, इलेक्ट्रॉन माइनस। तो OH माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस, काफी हद तक सिमिलैरिटी है, ठीक है सर। एसिड वो होता है जो H प्लस देता है, एसिड वो होता है जो H प्लस देता है, जो पॉजिटिव चार्ज देता है सर, पॉजिटिव चार्ज देता है। इसको हम रिवर्स ले सकते हैं सर, पॉजिटिव चार्ज देना मतलब नेगेटिव चार्ज लेना, पॉजिटिव चार्ज देना मतलब नेगेटिव चार्ज देना। भाई HCl जब H प्लस देते तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, Cl माइनस आता है। H2SO4 जब H प्लस देता है तो नेगेटिव चार्ज रह जाता है, SO4 माइनस 2 रह जाता है। तो एसिड वो होते हैं जो H प्लस देते हैं, या फिर यूं कहें घुमा करके बोले कि जो नेगेटिव चार्ज लेते हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज के ही तरह इलेक्ट्रॉन लेते हैं। नॉन मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो बच्चों हमारे जो मेटल नॉन मेटल होते हैं सर, वो एक तरह से बच्चों, वो एक तरह से एसिड और बेस की तरीके से ही आप उनको देख सकते हो। मेटल क्या है सर, लुईस बेस, ये OH माइनस की तरह क्या देता है, इट गिव E माइनस। ये OH माइनस की तरह क्या देता है सर, E माइनस देता है, तो इसे लुईस बेस कहते हैं। और नॉन मेटल कौन होते हैं सर, लुईस एसिड, दे टेक इलेक्ट्रॉन, दे टेक इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। अब दोस्तों अगर मुझे मेटल और नॉन मेटल की सर वैलेंसी फैक्टर सर डिफाइन करनी है, मेटल और नॉन मेटल की सर वैलेंसी फैक्टर डिफाइन करनी, तो बेटा इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या होगी। मेटल की वैलेंसी फैक्टर है सर, मेटल का वैलेंसी फैक्टर होता है सर, मेटल का वैलेंसी फैक्टर होता है क्या,
एक मेटल कितने काम की चीज देता है, कितने काम की चीज देता है, एक मेटल कितने काम की चीज देता है, एक मेटल कितने काम की चीज देता है। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दिमागदार बच्चों, मुझे एक चीज बताइए, मेटल के पास क्या चीज है देने लायक? बच्चों मेटल के पास क्या चीज देने लायक है, बताइए बच्चों, मेटल के पास बच्चों बताइए क्या चीज देने लायक है, जल्दी से बताइए दोस्तों, बताइए मेटल के पास वो कौन सी चीज है जो वो दे सकता है, मेटल के पास ऐसी कौन सी बच्चों काम की चीज है, जल्दी से बताइए। सर मेटल के पास देने लायक जो चीज है दैट इज नथिंग एल्स बट इलेक्ट्रॉन। एक मेटल कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक मेटल कितने इलेक्ट्रॉन देता है, कितने इलेक्ट्रॉन देता है? एक मेटल जितने इलेक्ट्रॉन देता है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी फैक्टर। दैट मींस सोडियम का वैलेंसी फैक्टर 1, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है सर। मैग्नीशियम का वैलेंसी फैक्टर 2 इलेक्ट्रॉन देता है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी फैक्टर 3 इलेक्ट्रॉन देता है। ये दोस्तों यहां पर तो मेटल का बच्चों वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है। एकदम सही बात, एकदम बच्चों सही बात, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों, इसी तरीके से, इसी तरीके से नॉन मेटल का बच्चों वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? नॉन मेटल का वैलेंसी फैक्टर होगा, नॉन मेटल कितने काम की चीज लेता है, कितने काम की चीज लेता है, लेता है। और यहां पर बच्चों काम की चीज देना नहीं, मतलब देखो एक्चुअल में क्या है, नॉन मेटल में क्या चीज है सर, नॉन मेटल क्या है सर, नॉन मेटल देखो लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या एसिड होता है जो H+ देता है या नेगेटिव चार्ज लेता है, तो ये नेगेटिव चार्ज ले रहा है, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहां पर वैलेंसी फैक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, इसका एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, इसका एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, इसका एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेता है। सो नॉन मेटल का बेटा जी वैलेंसी फैक्टर होगा, वैलेंसी फैक्टर ऑफ नॉन मेटल इज, नॉन मेटल का बेटा वैलेंसी फैक्टर होगा एक नॉन मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लेता है बच्चों, एक नॉन मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लेता है सर, एक नॉन मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है सर। ये सर जी इसका वैलेंसी फैक्टर होगा, वैलेंसी फैक्टर ऑफ नॉन मेटल इज कि एक नॉन मेटल बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लेता है। अब यहां पर थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपने ध्यान रखना, ठीक है, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या सर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, बेटा लिखना नहीं, यहां पर लिखना नहीं, लिखना नहीं सर। ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, फ्लोरीन का एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्लोरीन का एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। सर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सर एक और 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। बट द प्रॉब्लम इज सवालों में क्या आपको लगता है बेटा, क्या ऑक्सीजन का एटम कहीं पे आपको दिखता है? नहीं सर, रियल लाइफ में ऑक्सीजन का एटम हमको दिखता ही नहीं। रियल लाइफ में क्या होता है, O2 होता है। रियल लाइफ में क्या होता है, O2 होता है। कभी भी आपसे अगर ऑक्सीजन बोलेगा तो बेटा याद रखना, नेचर में क्या है सर, नेचर में ऑक्सीजन एटम नहीं, नेचर में क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। नेचर में क्या है, फ्लोरीन का एटम है नहीं, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल F2 है। नेचर में क्या है, क्लोरीन का एटम नहीं बल्कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो जब हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन की बात करते हैं तो ये एटॉमिक स्टेट में नहीं पाए जाते, ये एटॉमिक स्टेट में नहीं पाए जाते, बल्कि ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सर मॉलिक्यूलर स्टेट में। तो अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हम लेंगे बेटा, अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेंगे हम, अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेंगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं और 2 एटम, प्रत्येक एटम 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 4। फ्लोरीन नेचर में मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है और उसमें 2 फ्लोरीन के एटम होते हैं और हर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्लोरीन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। और इसी तरीके से हाइड्रोजन भी बेटा, इसी तरह से हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन H+ बनाए या H- बनाए, H चाहे H+ बनाए या H- बनाए, वो लेगा देगा एक ही इलेक्ट्रॉन। तो H2 का भी बेटा वैलेंसी फैक्टर 2 ही होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने ये बोला कि नॉन मेटल मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं।
सर नॉन मेटल मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, तो आपने उनका वैलेंसी फैक्टर मॉलिक्यूल के लिए याद रखना है, मॉलिक्यूल के लिए आपने उनका सर वैलेंसी फैक्टर मॉलिक्यूल के हिसाब से याद रखना है, एटम के हिसाब से याद नहीं रखना है। एक ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। एक फ्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये बच्चों मैं बात कर रहा हूं, तो आपने बेटा जी इसको नहीं लिखना है बल्कि आपने इसको लिखना है, ठीक है। नेचर में ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं, तो आपने वैलेंसी फैक्टर इनके मॉलिक्यूल की ही सर नोट डाउन करना है, ठीक है भाई। ये चीज है, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ बच्चों, और इसके साथ साथ क्या सर, सॉल्ट सर, और इसके साथ साथ क्या सर, सॉल्ट। सॉल्ट सर, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा सर, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा सर, सॉल्ट होता है कैटायन और एनायन से मिला हुआ बंदा। सर सॉल्ट होता है सर कैटायन और एनायन से सर मिल करके बना हुआ बंदा। सॉल्ट क्या है सर, जिसमें कैटायन और एनायन दोनों मौजूद होते हैं, आयनिक स्पीशीज होता है। तो सॉल्ट की असली चीज क्या है, सॉल्ट के राम लखन कौन है, सॉल्ट के राम लखन कौन है सर, सॉल्ट के राम लखन होते हैं कैटायन और एनायन, उसके राम लखन सर कैटायन एनायन है। अब बच्चों सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर होता है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट इज, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट इज, अब यहां पर ध्यान रखना, आइदर 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 चार्ज ओवर ऑल कैटायन और चार्ज ओवर ऑल एनायन, आइदर चार्ज ओवर ऑल कैटायन और चार्ज ओवर ऑल एनायन। ये दोस्तों होता है सॉल्ट का क्या, वैलेंसी फैक्टर। व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट, व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट सर, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर होता है आइदर चार्ज ओवर ऑल कैटायन और बच्चों चार्ज ओवर ऑल एनायन। ये बच्चों होता है क्या, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट इज आइदर चार्ज ओवर ऑल कैटायन और बच्चों क्या, चार्ज ओवर ऑल एनायन। ये बच्चों होता है कि हमारे सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर, दैट इज द थिंग। इसका तात्पर्य क्या है सर, इसका तात्पर्य क्या है सर, इसका तात्पर्य यह है कि सर अगर मैं NaCl लेता हूं सर, अगर मैं NaCl लेता हूं सर, अगर मैं NaCl लेता हूं तो बेटा NaCl में कैटायन ले लो Na प्लस, एनायन ले लो Cl माइनस, इनके ऊपर वैलेंसी फैक्टर क्या है सर, इनका चार्ज क्या है, Na प्लस के ऊपर कितना चार्ज है, +1, और Cl माइनस के ऊपर भी कितना चार्ज है, 1। तो आप इसका वैलेंसी फैक्टर 1 लोगे, या तो कैटायन का चार्ज या एनायन का चार्ज, कोई एक चार्ज लेना है, और क्या लेना, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से MgCl2 लेंगे तो या तो कैटायन ले लो या एनायन ले लो। कैटायन क्या है सर, Mg, क्लोरीन, एनायन क्या है, क्लोरीन। Mg के ऊपर कितना चार्ज है, +2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2। एल्यूमिनियम सल्फेट, वैलेंसी फैक्टर क्या लोगे, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या लोगे, एल्यूमिनियम सल्फेट का वैलेंसी फैक्टर क्या लोगे बच्चों, बताइए वैलेंसी फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट क्या लोगे आप, व्हाट इज गोइंग टू बी द वैलेंसी फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एकदम सही बात, क्या बात है यार, रफी अहमद एकदम बढ़िया, रफी अहमद बहुत बढ़िया, जगदीश, ये चीज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने एकदम छक्का मार दिया, एकदम बहुत बढ़िया, ठीक है सर। सर एल्यूमिनियम सल्फेट में सर ऑल, ऑल लेना है, ऑल, सारे बेटा सारे, द वर्ड इज ऑल, द वर्ड इज ऑल। बेटा देखो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है, Al+3, और ऐसे कितने बंदे, 2 हैं, और सल्फेट कितना है सर, SO4-2, और ऐसे कितने बंदे सर, 3 हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है सर, Al+3, ऐसे कितने बंदे सर, 2 हैं, और सल्फेट सर SO4-2, ऐसे कितने बंदे सर, 3 हैं, 3 है। तो आपने बेटा ऑल कैटायन लेने, जब दोनों कैटायन लोगे तो +3 कितना चार्ज होगा, +6, सारे एनायन लोगे, सारे एनायन लोगे, 3 सल्फेट लोगे, कितना हो जाएगा, -6, तो बेटा इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, 6। ये चीज ठीक है, बस मामला सेट है, बस बच्चों मामला सेट है। अगर बच्चों मेटल, नॉन मेटल और सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर अगर डन है तो बस हमारा और आपका बेटा मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन में सर स्वागत है, हमारी सर मेटल नॉन मेटल की सर रिएक्शन में सर जरा स्वागत है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए सर तुरंत सॉल्व करते हैं, चलिए सर तुरंत सॉल्व करते हैं, पहले इसको आराम से लिख ले, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस यही बच्चों इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है, और वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से सर समझ लिया है। अब तो बस क्या है, अब तो बस क्या है, इसको एक बार देखना है हकीकत में होते हुए, हकीकत में सर देखना है इंप्लीमेंट होते हुए, ठीक है, बढ़िया।
चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है। डन 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 डन, बढ़िया। डन डन डन, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। प्यार मोहब्बत के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सर देखते हैं। ठीक है, चलिए सर देखते हैं। ओके, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस इन मेटल नॉन मेटल रिएक्शन। एक अलग नजरिए से जरा रिएक्शन को आज देखते हैं। एक अलग नजरिए से जरा रिएक्शन को देखते हैं। क्या सर है, आइए समझते हैं जरा। एक अलग नजरिए से चलिए बच्चों जरा रिएक्शन को आज देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं सर 2mg plus O2 will form 2mgO. 2mg plus O2 will form 2mgO. बहुत अच्छी बात है सर। और हम लोग सर क्या पढ़ते हैं सर, और हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, सर और हम लोग पढ़ते हैं सर 3Al, सर 2Al, 3Cl2, ठीक है सर। और हम लोग सर ये पढ़ते हैं और दोस्तों साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं सर 2Al plus 3O2 दोस्तों देखिए ये हमारे पास कुछ कुछ रिएक्शंस है। आइए चलिए इनमें बच्चों जरा रिएक्शन को होते हुए समझते हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के हिसाब से आइए चलिए बच्चों जरा चीजों को समझते हैं। ठीक है, बढ़िया बच्चों, बढ़िया। मैग्नीशियम का वैलेंसी फैक्टर, सर मैग्नीशियम का वैलेंसी फैक्टर, मैग्नीशियम का एक एटम, सर मैग्नीशियम का एक एटम कितने काम की चीज देता है सर, 2। मैग्नीशियम का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2। O2 का वैलेंसी फैक्टर बच्चों प्लीज अब यहां पे याद रखना सर, O2 Cl2 और H2 का वैलेंसी फैक्टर, सर O2 हैलोजन और H2 का वैलेंसी फैक्टर तुमको अब हमेशा याद रखना है बेटा। O2 H2 Cl2 का वैलेंसी फैक्टर बेटा तुमको हमेशा याद रखना है, बहुत अच्छी बात सर। O2 H2 Cl2 इन सबका आपको वैलेंसी फैक्टर हमेशा याद रखना है। अब इसको सोचने का नहीं सर, इसको सोचोगे तो बेटा सवाल में ज्यादा समय लग जाएगा। ये हमको सर मुंह जबानी याद होना चाहिए। सर O2 का वैलेंसी फैक्टर 4, सर O2 का वैलेंसी फैक्टर 4 क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे। O2 मॉलिक्यूल का वैलेंसी फैक्टर 4 इलेक्ट्रॉन लेने का है, ये इसका एक मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब चलो जरा जल्दी से हम लोग देखते हैं यहां पर सर इनके कितने मोल रिएक्ट करें। सर इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका 2 मोल बना रहा है। क्या इनके मोल बराबर है, नहीं, मोल बराबर होने भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या इनके इक्विवेलेंट बराबर है, आओ देखते हैं। सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा सर, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर 4 इक्विवेलेंट। मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर क्या सर, 4 इक्विवेलेंट। मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। अच्छा एमजीओ का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा सर, एमजीओ का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा सर, एमजीओ का वैलेंसी फैक्टर होगा Mg+2 एंड ऑक्सीजन -2। तो इसके एक मॉलिक्यूल में या तो कैटायन का चार्ज या एनायन का चार्ज। सर कैटायन का +2 एनायन का -2, सर इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। चार्ज ओवर कैटायन या एनायन, या कैटायन पे चार्ज या एनायन पे चार्ज। ठीक है, तो Mg+2 पे चार्ज +2, ऑक्सीजन -2 पे चार्ज -2, तो दोनों ही बेटा वैल्यू 2 है, तो वैलेंसी फैक्टर 2। तो इसके इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर 4 इक्विवेलेंट। क्या लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस काम कर रहा है, यस सर। रिएक्ट होने वाली चीजों के सर, रिएक्ट होने वाली चीजों के मोल बराबर हो ना हो, लेकिन उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होंगे सर, यही हमारा क्या लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। जल्दी से नीचे वाले में अपने आप से लिखिए, जल्दी से बच्चों नीचे वाले में अपने आप से लिखिए और अपने आप को बेटा कन्विंस करिए, यस सर बात सही है। जल्दी से बेटा नीचे वाले में इस बात को लिखिए और अपने आप को सर कन्विंस करिए, यस सर। सर एल्यूमिनियम का वैलेंसी फैक्टर 3, क्लोरीन का वैलेंसी फैक्टर सर 2, रट गया है सर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे सर, 2 मोल हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने सर, 3 मोल हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने होंगे, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर 6 इक्विवेलेंट, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर 6 इक्विवेलेंट। और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा सर, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा AlCl3 का Al+3
क्लोराइड पे -1 के हिसाब से 3 क्लोरीन 3, तो इसका मोल कितना है सर? 2 मोल है, वैलेंसी फैक्टर 3, इसके इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे सर? 6 इक्विवेलेंट। क्या चीजों के रिएक्ट होने वाली चीजों के मोल बराबर है? नहीं, लेकिन क्या इक्विवेलेंट बराबर है? हाँ है। बस यही तो हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। सेम कंसेप्ट यहां पर भी लगेगा। वैलेंसी फैक्टर 3, वैलेंसी फैक्टर 4, मोल 4 है, मोल 3 है, इक्विवेलेंट 12 इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट 12 इक्विवेलेंट, और यहां पर वैलेंसी फैक्टर मुझे नहीं पता, मोल यहां पर 2 हैं, तो इक्विवेलेंट यहां पर भी 12 ही होंगे। बट क्यों 12 होंगे? क्योंकि Al2O3 का बेटा, Al2O3 का वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा कितना? सारे कैटायन के ऊपर चार्ज, सर सारे कैटायन के ऊपर चार्ज कितना है? +6। ये सारे एनायन के ऊपर चार्ज निकालने कितना सर? 3 × -2 6, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से भैया जी काम बनता है, इस तरह से भैया जी काम बनता है। बहुत ही उम्दा बात, ग्रेट नाइस वंडरफुल, ग्रेट नाइस वंडरफुल, ठीक है ये चीज। चलिए सर इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अपने मन में, अपनी रगों में, अपने तन मन में हमने सर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को सर बसा लिया है, समझा लिया है, अपने आप को भी सर समझा लिया है। अब हम इसको सर अप्लाई करने में जरा सा भी सर हेजिटेट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात, बच्चों का मैच कर रहा है, हजारों की संख्या में बच्चों का मैच कर रहा है, दैट्स वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। जब आपके बेटा आंसर सही आते हैं ना, बता रहे, उससे अच्छी कोई खुशी नहीं होती, उससे अच्छी कोई खुशी नहीं होती। क्या बात है। और धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, मुझे पूरा भरोसा है बच्चों, धीरे धीरे करके रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोग बच्चों कत्लेआम मचाएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों आप लोग कत्लेआम मचाएंगे, मैं पूरी तरह से जानता हूं, क्योंकि अब धीरे धीरे आप भी समझ चुके हैं सर कि क्या सर जेई का लेवल है, क्या सर जेई का लेवल है। मेन के सवाल आप लोग बड़े आराम से कर रहे हैं, मेन के सवाल आप लोग बड़े आराम से कर रहे हैं। बच्चे लोगों ने सर रिप्लाई किया, कल वाला जो मेन वाला सवाल था जिसका 9 लीटर आंसर था, वो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का सर मैच कर रहा था, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का सर वो मैच कर रहा था, एकदम दरादर मैच कर रहा था। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा भाई, क्यों नहीं बढ़ेगा? जब आप लड़ोगे, जब आप लड़ोगे, जब आप लड़ोगे, क्यों नहीं सब चीजें होंगी। अगर चीजें डे 1 से ही इजी हो जाए तब तो फिर क्या ही मतलब है, तब तो फिर हर कोई आईआईटी में ना पहुंच जाए क्या? चीजें अगर डे 1 से इजी हो जाए तब तो फिर क्या, तब तो कोई मेहनत ही नहीं करेगा। चीजें मुश्किल है इसीलिए तुम मेहनत करते हो, चीजें मुश्किल है इसीलिए तुम मेहनत करते हो, और जब तुम मेहनत करते हो तब तुम सीखते हो, और जब सीखते हो तो तुम्हारा लेवल बढ़ता है, और लेवल बढ़ता है तब तुम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी तुम करते हो। तो सारी की सारी चीजें, अगर आपको डे 1 पे चीजें क्लियर हो जाए तो आप मेहनत ही नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि चीजें हार्ड है। चलिए सर बातचीत करते आगे, ठीक है सर, बढ़िया। अच्छा एक छोटी सी चीज और आपको बताएंगे, मैं एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट, ब्यूटीफुल कंसेप्ट, ब्यूटीफुल कंसेप्ट, वंडरफुल कंसेप्ट, वेरी नाइस कंसेप्ट, वेरी नाइस कंसेप्ट। बच्चों सुन लोगे मजा आ जाएगा, उछल पड़ोगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, रोंगटे खड़े हो जाएंगे बच्चों, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये चीजें। चलिए सर समझाते हैं आपको। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट क्या कंसेप्ट है सर? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। बस दैट्स इट, नथिंग टू मल्टीप्लाई, ओनली सीधा सीधा सम करना होता है बेटा, सीधा सीधा सम करना होता है, दैट इज द कंसेप्ट। ब्यूटीफुल कंसेप्ट, मजा आ जाएगा बच्चों, मजा आ जाएगा। बस लिखो एक बार, लिखो, फिर अभी सवाल में जब करेंगे ना सर मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट क्या होता है सर? सीधे सीधे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। सर सीधी सी बात, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। समझते सर जरा, समझते सर जरा। जैसे कि हमको Al2O3 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है सर, लेट्स फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3 निकालना है सर, निकाल लेंगे, क्या उसमें दिक्कत है सर? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है सर? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है सर। Al2O3 का सर मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा सर? Al2O3 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 27 × 2, ऑक्सीजन का सर 16 × 3, ये सर इसका मॉलिक्यूलर वेट है।
दिस इज इट्स मॉलिकुलर वेट। 27 इंटू 2 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर? 54 और 48। ठीक है, 54 और 48 कितना हो जाएगा सर? 102। ये सर हो जाएगा। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा सर? Al2O3 का वैलेंसी फैक्टर इधर चार्ज ओवर कैटायन या चार्ज ओवर एनायन, या सिर्फ कैटायन का चार्ज देखो या एनायन का चार्ज देखो। सर कैटायन का चार्ज 2 एल्यूमिनियम प्लस 6, 2 एल्यूमिनियम प्लस 6। सर इसका वैलेंसी फैक्टर 6 6 6। और अब जब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने पे आ जाएगा कितना सर? 1 और 42 अपना हो जाएगा कितना सर? ठीक है सर, 42 कितना हो जाएगा सर? 7 7 छंग 42। तो सर ये हो जाएगा सर 17। सो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3 इज 17। अब इस थ्योरी के हिसाब से बच्चों, इस थ्योरी के हिसाब से इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3 क्या होगा सर? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन मतलब एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन वेट ऑफ एल्यूमिनियम। सर एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर क्या है सर? एटॉमिक वेट 27, वैलेंसी फैक्टर एल्यूमिनियम का 3, कितना आ जाएगा सर? 9। ठीक है सर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन A9 मतलब ऑक्सीजन क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 क्या होगा? सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 या इक्विवेलेंट वेट ऑफ O, दोनों ही निकालोगे बेटा सेम आएगा। सर चाहे आप O2 ले लो या O ले लो, दोनों का इक्विवेलेंट वेट सेम आएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चाहे आप O2 का इक्विवेलेंट वेट लो या O का लो, दोनों का सर सेम आएगा। बहुत बड़ी बात है। कैसे सर? आइए समझाते हैं आपको। सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 क्या होगा सर? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 अपॉन वैलेंसी फैक्टर। कैसे सर? O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 और O2 का वैलेंसी फैक्टर सर O2 H2 Cl2 F2, इनका रटा होना चाहिए वैलेंसी फैक्टर। सर O2 का 4, H2 F2 Cl2 का 2, O2 का 4 होता है, 4 होने पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 इज 8। आप O2 ले लो या O ले लो, दोनों का इक्विवेलेंट वेट 8 ही आएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ O का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा सर? एटॉमिक वेट 16, वैलेंसी फैक्टर 2, 8। ये चीज क्या हमारे लिए ये बच्चों लॉ होल्ड कर रहा है? क्या हमारे केस में बच्चों ये लॉ होल्ड कर रहा है? यस सर, लॉ होल्ड कर रहा है। कैसे सर? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3 सर जी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3 17। सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट Al2O3 17। ये किसके बराबर सर? ये किसके बराबर है सर? ये बराबर है सिर्फ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन ले लो 9 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन ले लो 8। सीधे सीधे सम करना है, सीधे सीधे सम करना है। 9 + 8 17। यस सर, मैच कर रहा है। अब यहां पर जादुई चीज क्या है? यहां पे जादुई चीज क्या है बेटा जी? Al2O3 में 2 Al है, 3 ऑक्सीजन है। सर Al2O3 में 2 Al 3 ऑक्सीजन है, लेकिन तुमने यहां पर 2 और 3 मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। यू डोंट नीड टू टेक कैटायन इंटू 2, कैटायन इंटू 2 नहीं करना है। यू डोंट नीड टू कैरी आउट A9 इंटू 3 नहीं करना है, नहीं करना है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट गो फॉर सीधा सीधा एडिशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। बहुत जादुई बात है, बहुत जादुई बात है बेटा, बहुत जादुई बात है। फॉर्मूला चाहे कुछ भी हो, फॉर्मूला चाहे कुछ भी हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। सीधा सीधा न्यूमेरिकल एडिशन, सीधा सीधा न्यूमेरिकल एडिशन, सीधा सीधा। बहुत जबरदस्त बच्चों बात होती है ये, सवाल बहुत जबरदस्त तरीके से होगा इससे। सही है सर, उम्दा मैच, उम्दा, ग्रेट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, एकदम सही बात। सीधे सीधा सम करना है बेटा जी, सीधा सीधा सम करना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। आप आरएचएस से निकालो या एलएचएस से निकालो, दोनों से बेटा आंसर सेम आएगा। Al2O3 का इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर हमें पता है, सॉल्व किया सब कुछ आ गया। ये क्या, सब कुछ आ गया। ये हर जगह लगेगा बेटा जी, ये हर जगह लगेगा, बस यही चीज, बस ये हर जगह लगेगा, बस यही चीज। ठीक है, एकदम सही बात। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2 बराबर क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl। ठीक है, ये चीज है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl।
और इसको सॉल्व करते हैं। सर मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना? 24, क्लोरीन कितना? 35.5 इंटू 2। अब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा सर? सॉल्ट चार्ज ओवर कैटायन या एनायन? सर 2 हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन और एनायन। सर मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? एटॉमिक वेट 24, एटॉमिक वेट 24 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन क्या होगा? क्लोरीन लो या Cl2 लो, कुछ भी लो, इक्विवेलेंट वेट चाहे क्लोरीन का लो या Cl2 का लो, कुछ भी लो, सब कुछ सेम होता है। सर क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 और 1, या फिर 71/2, दोनों ले लो, कुछ भी ले लो, बात एक ही है। दोनों ले लो, कुछ भी ले लो बेटा, बात एक ही है। क्या ये मैच करेगा? यस सर 100% मैच करेगा, 100% सर मैच करेगा। सर 24 और 71, सर 24 और 71, सर 24 और 71, सर कितना हो जाएगा सर? 95। 24 और 71 95/2 सर 47.5। और यहां पे कितना हो जाएगा सर? 12 और 35.5 मिला के सर मैच कर रहा है सर 47.5। दैट्स इट, दैट्स इट, बस बेटा ये चीज। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो बेटा जी अब हम लोग सवालों पे सर दौड़ने के लिए तैयार हैं। अगर बच्चों ये चीज क्लियर होगी सर, सवालों पे सर दौड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है, चलिए भाई, सभी बच्चों को सर ये समझ में आ गया है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको लिख लीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन O2 और O कितना होता है बेटा? 8 होता है, याद रख लीजिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन Cl2 और Cl कितना होता है सर? 35.5 होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है। ठीक है, H2 या H कुछ भी ले लो, H2 या H बेटा कुछ भी ले लो, H2 और H बेटा जी कुछ भी ले लीजिए, 1 होता है। बस सीधी सी बात। ठीक है, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको सर काफी ज्यादा इनकी सर जरूरत पड़ती है। ठीक है, इनका वैलेंसी फैक्टर और इनका इक्विवेलेंट वेट हमको सर मुंह जबानी सर रटा होना चाहिए। चलिए भाई सवालों पे आते हैं। चलिए दोस्तों सवालों पे आते हैं और देखिए बच्चों कितना बेहतरीन तरीके से बच्चों सवाल हो जाते हैं, कितने आसानी से बच्चों सवाल हो जाते हैं। आइए सर देखते हैं, आइए सर देखते हैं। बच्चों देखिए सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है। दोस्तों देखिए सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है, आइए भाई इसको देखते हैं हम लोग। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन 20% ऑक्सीजन, देन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड हमसे पूछ रहा है क्या? एन ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन 20% ऑक्सीजन, देन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड हमसे पूछ रहा है क्या होगा? बच्चों समझिए जरा, समझिए जरा। बेटा सबसे पहली बात तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? सर परसेंटेज का मतलब वही होता है जो हमारे स्कूल एग्जाम में हुए थे, 10th के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज, जो वहां हुआ था वही होता है। बेटा 20% ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है सर? मेटल इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग क्या? मेटल ऑक्साइड। सीधी सी बात है सर। क्या आपको रिएक्शन पता है? नहीं पता है, जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। किसने बोला कि आपको रिएक्शन की आवश्यकता है? नहीं, हमें बैलेंस इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। वी डोंट नीड बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सर मेटल ऑक्साइड बना रहा है। अब अगर मेटल ऑक्साइड में 20% ऑक्सीजन है, अगर मेटल ऑक्साइड में 20% ऑक्सीजन है तो इसका तात्पर्य क्या है सर? इसका तात्पर्य सर 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 80 ग्राम मेटल एंड 20 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन टू गिव 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड। क्या ये बात सही है? 80 ग्राम मेटल कंबाइन विद 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 80 ग्राम मेटल कंबाइन विद 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड। 80 ग्राम मेटल कंबाइन विद 20 ग्राम ऑक्सीजन एंड फॉर्म 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड। क्या मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूं? यस सर, 100% इंटरप्रेट कर सकते हैं सर। आप ये 100% इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्या मैं इस चीज को इंटरप्रेट कर सकता हूं? एब्सोल्युटली सर इंटरप्रेट कर सकता हूं। परसेंटेज का मतलब ही क्या है? यही होता है सर। 100 में कोई चीज कितनी है वो परसेंटेज होती है। तो 100 में ऑक्सीजन 20 ग्राम है, 80 ग्राम मेटल है।
अब बेटा यहां पर क्या होगा, क्या मुझे बैलेंस इक्वेशन पता है? नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है सर, लेकिन मुझे ये पता है क्या, कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल will be equal to number of equivalent of oxygen and will be equivalent of number of equivalent of salt. ये सर मुझे पता है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, पता है। अगर आपको पता है तो चलो करते हैं। सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या होगा? सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा? सर वेट वाला फॉर्मूला लगाओ, वेट वाला, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। और यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वही वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट हमने रट लिया 8, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट हमने रट लिया सर 8, एन बराबर क्या, वेट इन ग्राम, मेटल ऑक्साइड का वेट कितना है 100 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 हमने रट लिया है। सीधी सी बात, सीधी सी बात मुन्नालाल, सीधी सी बात बच्चों, सीधी सी बात, सीधी सी बात। इस तरीके से बच्चों हमको सवाल करना है। सवाल इससे भी हो जाएगा, सवाल सिर्फ इतने से भी हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट हम पूरा लिखेंगे, कंसेप्ट पूरा लिखेंगे। अब आपकी मर्जी, आप इतने से आंसर निकालो, इतने से आंसर निकालो, जिससे तुम आंसर निकालो, दैट्स ऑल अप टू यू। हमने भैया आपको कंसेप्ट दे दिया। और बेटा जी सॉल्व करने पे सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा? सर जी सॉल्व करने पे सर सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा? सर जी सॉल्व करने पे सीधे सीधे सर आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कमिंग आउट टू बी कितना? सॉल्व करने पे सर सीधे सीधे सर आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना? सर यहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 80, ये 80 ग्राम है। आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा डेटा गलत लिख दिया, मैंने थोड़ा डेटा गलत लिख दिया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये चीज, ठीक है, ये चीज है, ये दोस्तों रहेगा। तो वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट मेटल का, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का, वेट इन ग्राम मेटल ऑक्साइड का अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सॉल्व करेंगे भैया जी, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, और बच्चा बच्चा इसका आंसर निकाले कितना? सर जी बच्चा बच्चा इस सवाल का आंसर निकाल लेगा, वही जो आप लोग आंसर बोल रहे हो, वही दोस्तों जो आप लोग आंसर बोल रहे हो, भर भर के बच्चे लोग आंसर जो बोल रहे हैं। वही जो आप लोग आंसर दे रहे हैं बेटा। यहां से बच्चों, यहां से अब देखो, यहां से बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, सर यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आएगा कितना? 32। सॉल्व करने पे सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ जाएगा 32। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। हमसे क्या पूछ रहा है सर? हमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। और बेटा जी मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। सर मेटल का इक्विवेलेंट वेट 32, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8, मिला के कितना हो जाएगा सर? 40। मिला के कितना हो जाएगा सर? 40। दैट इज द थिंग। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। जियो मेरे राम लखन जियो, जियो मेरे राम लखन जियो, बहुत बढ़िया। 40, बहुत ही उम्दा, सही है सर। क्या बेहतरीन कंसेप्ट है सर, क्या बेहतरीन कंसेप्ट है। ना रिएक्शन की जरूरत पड़ी, ना रिएक्शन की जरूरत पड़ी, ओरली सर सवाल हो गया, ओरली सवाल हो गया। ये सब ओरली तो है, इसके लिए पेन चलाने की जरूरत थोड़ी ना है। वो तो पेन अभी हम शुरुआत में थोड़ा सम्मान दे रहे हैं, अदरवाइज बाद में थोड़ी ना पेन चलाएंगे। बहुत अच्छी बात। चलो चलिए भाई, सभी बच्चों का आंसर आ गया। चलिए भाई इस सवाल को करो। इस सवाल को मैं तो नहीं करूंगा भाई, इस सवाल को मैं क्यों करूं? मैं जा रहा हूं हिमालय पे, मैं जा रहा हूं भाई हिमालय पे तपस्या करने, मैं जा रहा हूं भाई हिमालय पे तपस्या करने। और थोड़ी देर के बाद आप लोग इसका आंसर बता ही दोगे, तो हमें क्या दिक्कत है? थोड़ी देर के बाद आप लोग इसका आंसर बता ही दोगे सर, क्या दिक्कत है फिर ना? बढ़िया बात है। metal carbonate is heated to metal oxide, metal carbonate is heated to metal oxide. During this process there is a weight loss of 60%. अच्छा, then the equivalent weight of metal हमसे पूछा। अच्छा अच्छा, हाँ सर। सो मेटल कार्बोनेट है, कुछ होगा, हीट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड में जा रहा है और CO2 सर निकल जा रहा है। ठीक है, कार्बोनेट में से CO2 उड़ गया।
सर कार्बोनेट में से CO2 उड़ गया, CO3 में से CO2 उड़ गया, ऑक्सीजन बचा। तो मेटल कार्बोनेट हीट करने पे सर मेटल ऑक्साइड बना रहा है और CO2 उड़ जा रहा है। इस CO2 के उड़ने के कारण कुछ वेट कम हो जा रहा है। कितना वेट कम हो रहा है सर? 60%। मेटल कार्बोनेट इज हीटेड टू मेटल ऑक्साइड, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज अ वेट लॉस ऑफ 60%, देन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमसे पूछ रहा है। बेटा इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? 100 ग्राम मेटल कार्बोनेट, सर 100 ग्राम मेटल कार्बोनेट हीट करने पे मुझे नहीं पता क्या, मुझे नहीं पता क्या, 60% तो उड़ गया सर जी, 60 ग्राम तो उड़ गया, क्या बचा? 40 ग्राम, 40 ग्राम सर जी बचा, 40 ग्राम बचा। दुनिया वालों क्या सब कुछ सही है? यस सर, सब कुछ सही है। क्या हमने कुछ गलत किया? नहीं गलत किया। क्या मामला सेट है? सर मामला तो सर शुरुआत से ही सेट था अपना, मामला तो सर अपना शुरुआत से ही सेट था, क्या उसमें दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, अब रिएक्शन में कुछ भी हो बेटा, रिएक्शन में कुछ भी हो, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होंगे। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट, सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट, सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज है। अब बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मेटल कार्बोनेट के कैसे निकालें? सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मेटल कार्बोनेट के कैसे निकालें? सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मेटल कार्बोनेट के हम लोग निकालेंगे वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सर वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? सर वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब बेटा इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें? सर जी मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें? सर अगर हम मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, और क्या होगा सर? कितना बेहतरीन कंसेप्ट है सर। कैटायन कौन है? मेटल। एनायन कौन है? कार्बोनेट। बस दैट्स इट, यही तो होगा ना सर। कैटायन का इक्विवेलेंट वेट, एनायन का इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट। अब कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट मुझे नहीं पता, कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट मुझे नहीं पता, चलो निकालते हैं। कार्बोनेट क्या होगा इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर वेट कार्बोनेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। सर मॉलिक्यूलर वेट कितना हो कार्बोनेट का? कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 48, कुल मिला के हो जाएगा 60। और वैलेंसी फैक्टर कितना सर? चार्ज कितना है? 2 है, तो सर इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा सर 30। इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने सर वेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हल्का होता है। असली भार तो किसका होता है? न्यूक्लियस का, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने सर कोई भी सर मास पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो कार्बोनेट का वेट कितना है सर? 60। और वैलेंसी फैक्टर कितना है सर? चार्ज। चार्ज यहां पे क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर चार्ज, क्योंकि सर एनायन ही है तो उसका जो चार्ज है वही वैलेंसी फैक्टर होगा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा सर? 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा सर? 30 30 30 30 30 30। 100 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 30, 100 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 30। एकदम सही बात है बच्चों। यहां पे क्या लिखूं मुझे नहीं पता, यहां पे क्या लिखूं मुझे नहीं पता, यहां पे क्या लिखूं मुझे नहीं पता। इधर वाले की मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे प्रॉब्लम की क्या बात है? जब हमारे बच्चे इतने धाकड़ हैं, जब हमारे बच्चे इतने धाकड़ हैं, लोग कहते हैं छोरिया क्या छोरों से कम है, अरे हम कहते हैं हमारे बच्चे क्या किसी से कम है? एकदम बता देंगे हमको सर यहां डिनोमिनेटर में क्या लिखें, यहां पर सर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? एकदम सही बात। एकदम सही बात सर। इक्विवेलेंट वेट प्लस 8, सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8। ठीक है सर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 30। कार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर 30, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8, एटॉमिक वेट 16 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2 8। ठीक है, ये चीज। बाकी तो हमने इसको रटा भी हुआ है, अब बस इसको सॉल्व कर लेते। चलिए सर इसको सॉल्व कर लेते। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सर सॉल्व कर ही लेते बिना टेंशन के। 0 से 0 कटा, 4 और 10 कटेगा सर, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, 5m इक्विवेलेंट वेट m ले लेते हैं, 8 पंजे 40,
ठीक है, 2m 3 दूनी 60, ठीक है सर। अब बस सॉल्व करते हैं सर, और सॉल्व करने पे सर m की वैल्यू आ जाएगी सर, सॉल्व करने पे सर जी m की वैल्यू 3m बराबर 20, सो m बराबर 20/3 सर, 3m बराबर 20, सो m बराबर 20/3, ठीक है, m बराबर 20/3, m बराबर बच्चों 20/3, ठीक है, m बराबर बच्चों क्या 20/3। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। मेटल कार्बोनेट इज हीटेड टू मेटल ऑक्साइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज अ वेट लॉस ऑफ 60%, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमसे पूछ रहा है सर क्या होगा, ठीक है, 100 ग्राम है, 40 ग्राम होगा, 60 ग्राम उड़ गया, 100 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 30, 40 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8, ठीक है, सो ये 5m और 8 पंजे 40, ठीक है, और ये अपना हो जाएगा 2, हाँ, सो 2m प्लस 3 दूनी 60, हाँ ठीक है सर, तो ये 20 हो जाएगा और वो 3 हो जाएगा, तो 20/3, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमारा भी वही आ रहा है 6.66, यस सर 6.66 ही आ रहा है, ये चीज 6.66। हमसे क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, हमसे पूछा सर क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, सो द आंसर वुड बी सर 20/3, द आंसर वुड बी 20/3। आई थिंक देयर इज सम एरर इन ऑप्शन, आई थिंक सर देयर इज सम एरर इन ऑप्शन, आई थिंक सर देयर इज सम एरर इन ऑप्शन, तो ऑप्शन में सर कुछ एरर है, द आंसर वुड बी सर 20/3, द आंसर वुड बी सर 20/3, सर आंसर की वैल्यू सर 20/3 होगी, ठीक है, कुछ बेटा ऑप्शन में कुछ गलती होगी, बट इसका सर आंसर सर 20/3 ही होगा, ठीक है सर, ये चीज है। हाँ, आंसर में बेटा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ऑप्शन में बेटा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बट अपना जो कंसेप्ट है सर वो पूरी तरह से सर सही है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम लोग यहां पर ये करेंगे। बेटा कोई दिक्कत नहीं, गलत कॉपी हो जाता है कई बार, गलत किसी और सवाल की बेटा कई बार ऑप्शन कॉपी हो जाते हैं, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो कंसेप्ट है सर कंसेप्ट तो वही है ना, हमें जब अपने कंसेप्ट पे भरोसा है तो क्यों इतना टेंशन ले रहे हो ना, उसकी आप चिंता मत करिए, आप मतलब गारंटीड रहिए, इस सवाल का सर आंसर यही है सर, ठीक है, ये चीज है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट बराबर सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट के इक्विवेलेंट क्या होंगे सर, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा सर 60/2, 60/2 सर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड वेट इन ग्राम अपॉन सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8, सॉल्व करेंगे सर, जो आएगा सो आएगा। अभी ये जो लैंग्वेज दी गई है बेटा, देखो इस सवाल की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के हिसाब से सर इसका आंसर यही होगा, इसमें आप 100% आश्वस्त रहो। हाँ, अब डेटा थोड़ा बहुत अलग हो तो अलग बात है, सर वेट लॉस 40% है तो बेटा सवाल का आंसर अलग होगा, लेकिन जो लैंग्वेज हमको दी हुई है उस लैंग्वेज के सर हिसाब से इस सवाल का आंसर सर यही होगा, ठीक है, उसमें बच्चों आप आश्वस्त रहिए। तो दोस्तों ये था हमारा क्या सर ये था हमारा सर मेटल नॉन मेटल का सर कंसेप्ट, और मुझे लगता है कि सर आज का हमारा समय हो गया सर समाप्त। आप लोग थोड़ा सा भूख बच्चों चुलबुले काट रहे हैं, आपके बेटा पेट में चुलबुले काट रहे हैं, तो मैंने बच्चों चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों लाया था कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो मैं बच्चों ये सारे के सारे जो सवाल हैं, मैं दोस्तों ये सारे के सारे जो सवाल हैं, इन सारे सवालों को दोस्तों हम लोग कहां पे सर ऐड कर लेंगे, वही जो मैंने कहा कि आपके साथ सर मैं एक मेंस लेवल का और एक एडवांस लेवल का सर प्रैक्टिस सेशन वीडियो सर आपके साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में सर शेयर करूंगा, उसमें सर मैं इन सवालों को सर मैं ऐड कर दूंगा, और अगर आप चाहो तो इन सब सवालों को बेटा आप होमवर्क के तौर पे भी सर ले सकते हो। बट मैंने अभी आपको ऑलरेडी बेटा एक होमवर्क शीट दे दी है सर टेलीग्राम पे, मैंने ऑलरेडी बेटा आपको होमवर्क शीट दे दी है टेलीग्राम पे, उसको आप लगा लीजिए, फिर नेक्स्ट शीट में बेटा नेक्स्ट शीट में इन सवालों को सर मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट शीट में बच्चों में इन सवालों को सर मैं ऐड करवा दूंगा, ये चीज, ठीक है। तो आज के इस सेशन को सर करते हैं हम लोग यहीं पे समाप्त, और बच्चों क्या अगले टर्न से शुरू करेंगे क्या हम लोग सर रेडॉक्स रिएक्शन, अगले टर्न से बच्चों हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन शुरू करेंगे। मोल कंसेप्ट के 1 से 2 रिकॉर्डेड प्रैक्टिस वीडियो सेशन बच्चों आपको अलग से प्रोवाइड होंगे, वो बेटा हम लोग बस बैच में ऐड करवा देंगे, लेकिन अब जो हमारी जो चीजें शुरू होंगी सर कहां होंगी, रेडॉक्स रिएक्शन पे। बच्चों देखिए रेडॉक्स रिएक्शन की जर्नी बहुत ही आपके लिए इजी होने वाली है, क्योंकि जो हमने लास्ट में बच्चों पढ़ा है वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट का कंसेप्ट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट, बच्चों यही पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारा सर रेडॉक्स में सर सीधे सीधे सर अप्लाई हो जाता है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चीजें हमने सीख ली हैं, अब बच्चों हमारे लिए सर डिफिकल्टी का लेवल सर बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, हमारे लिए बेटा कोई भी ज्यादा दिक्कत यहां पर नहीं फंसेगी। लेकिन हाँ, हम आपसे बच्चों क्या चाहते हैं, हम बच्चों आपसे क्या चाहते हैं, आप एज ए स्टूडेंट बच्चों हम आपसे क्या चाहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि
मेजॉरिटी ऑफ बच्चे अपने साथ चल रहे हैं, बहुत बढ़िया से एकदम मेंस एडवांस के बेटा सवाल लगाते हुए चल रहे हैं। लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर हमने 11 12 में सर बर्बाद हो गया था, हमने 11 12 में पढ़ाई नहीं की थी। अगर बेटा जी आप समझिए कि अगर आप आईआईटी को सर एम कर रहे हैं, अगर आप सीरियसली बच्चों आईआईटी को एम कर रहे हैं, तो पहला बच्चों आप ये समझिए कि हमें बच्चों के लेवल को सर देखो इनहांस करना है। हमें अपने बैच के बच्चों को देखो लेवल को बेटा इनहांस करना है। आपके चक्कर में हम बाकी बच्चों के लेवल को सर नीचे नहीं गिराएंगे। पहले तो आप ये समझिए, इस चीज को क्लियर कट रखिए कि आपके चक्कर में हम बच्चों के लेवल को सर नीचे नहीं गिराएंगे। दूसरी चीज बेटा ये समझिए, आपके लेवल के चक्कर में आईआईटी भी अपने लेवल को आसान कर देगा, वो भी नहीं होगा। कि आप सोचो सर आईआईटी का पेपर आसान आ जाएगा, वो भी नहीं आएगा। तो सच्चाई को बेटा एक्सेप्ट करो, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। आपने 11 12 में सर पढ़ाई नहीं की है, आपने नहीं पढ़ाई की, लेकिन दुनिया ने सर पढ़ाई की है, दुनिया ने पढ़ाई की है। तो जो मिस्टेक सर आप में हुई है उसका दवाई भी आप ही को सर लानी पड़ेगी। अब सर उसकी दवाई क्या है? सर उसकी दवाई क्या है? उसकी दवाई बेटा ये है, उसकी बेटा दवाई ये है, जैसे मैं आपको अपने खुद का भी एक्सपीरियंस बताता हूं। जब हम आईआईटी में गए थे, जब बच्चों आईआईटी में गए, तो आईआईटी में जाने के बाद बेटा पहला कोर्स होता है कंप्यूटर का, ईएससी 101। ठीक है, ईएससी बेटा 101। उसमें ना कंप्यूटर्स पढ़ाते हो, सीधे बेटा जावा हम लोग को पढ़ाया गया था। और हमने जिंदगी बेटा कभी कंप्यूटर टच नहीं किया था, क्योंकि हम लोग के स्कूल में सर कंप्यूटर नहीं था। और वहां पे बेटा सीधे प्रोग्रामिंग, मतलब पहले हफ्ते सीधे सीधे आपको कोड लिखने थे। तो वहां पर बेटा चीज समझिएगा, मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा था 11 12 में, लेकिन वहां पे जो बच्चे आते, सब अच्छे अच्छे स्कूलों के बेटा बच्चे आते थे, वो सब ने सर प्रोग्रामिंग की हुई थी बढ़िया लेवल की। तो जो मेरे में कमी थी, उसके चक्कर में ये थोड़ी ना कि प्रोफेसर अपने लेवल को नीचे कर देंगे। उनको तो जो अपना पढ़ाना है वो पढ़ाएंगे, उनको तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही है। तो जो एक्स्ट्रा मेहनत थी वो मेरे को करनी थी, वो मेरे एंड पे थी। मेरे को बेटा रात रात भर जाग करके सीनियर से सर हेल्प ले करके मुझे सर कोडिंग सीखनी पड़ी। लेकिन जो मेहनत थी सर वो अपने हिस्से की मैंने की। ये नहीं कि मैं टीचर को बोलूंगा सर आप नीचे हो जाओ, सर आप कम पढ़ाओ, धीरे पढ़ाओ, नहीं, वो नहीं होगी। आप आईआईटी को मेल नहीं लिखो ना सर हमने 11 12 खराब कर दिया था, कोविड में ये हो गया था, वो हो गया था, हमारे गांव में ये नहीं था, वो नहीं था, वो चीज नहीं। दूसरों के आगे रोने से कभी आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढना पड़ेगा। हाँ, समाधान दिखाने का रास्ता मैं करूंगा, मैं आपके साथ करूंगा, मैं आपके साथ लगूंगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपने अगर बेटा 11 12 में चीजें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन क्लास के बाकी बच्चे ने तो पढ़ी हुई ना, तो वो तो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि वो टेस्ट में नीचे परफॉर्म करेंगे आपके चक्कर में, वो तो टेस्ट में धाकड़ तोड़ाई मचाएंगे, वो तो सर 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आएंगे। तो आपको अगर उनसे कंपीट करना है तो आप क्या करोगे? आप चैप्टर शुरू होने से पहले, सर आप चैप्टर शुरू होने से पहले जो टॉपिक्स है उनको सर आप पहले से पढ़ के आओगे। कहां से पढ़ के आओगे? सर पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए, बस इतना करके आओगे। और क्या करोगे आप? जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको पहले से थोड़ा सा पढ़ के आइए। बाकी मैं चीजों को बेसिक से पढ़ाऊंगा, मैं चीजों को बहुत आराम आराम से उठाऊंगा, लेकिन आपको पूरे बेटा आईआईटी के लेवल तक ले जाऊंगा। और आईआईटी के सवाल में बेटा देखो जो थोड़ा बहुत घुमाव होता है वो तो होगा ही ना। कल जो मैंने आपको होमवर्क सोल्यूशन दिया था बेटा 2 पन्ने का सोल्यूशन था, क्योंकि वो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम थी। उस सवाल में बेटा 3 पार्ट थे। पहले बेटा डाइल्यूशन किया गया, पहले बच्चों पहले कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज से नॉर्मेलिटी निकाली, फिर उसके बाद डाइल्यूशन किया गया, फिर उसके बाद टाइट्रेशन किया गया। इस तरह के सवाल एडवांस में भर भर के आए हुए हैं। तो आईआईटी थोड़ी ना आपके लिए सर M1 V1 बराबर M2 वाले M2 V2 वाले फॉर्मूले बनाएगी। मैंने आपको M1 V1 बराबर M2 V2 बता दिया। अब आपको उसको सीख गए तो वो चीज कहीं पर भी अप्लाई हो सकती है, उसके लिए आप तैयार रहिए। सवाल में 2 3 4 5 चीजें बेटा आपको देगा, वो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। कैसे तैयारी करोगे? घर पे थोड़ा सा पढ़ करके आइए, थोड़ा सा ही पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में कोई थ्योरी होती नहीं है, बस क्या करो ऑक्सीडेशन नंबर को थोड़ा सा एनसीईआरटी जाके रीड कर लो, क्या क्या सर वैल्यूज होती है उनको रीड कर लो। हार्डली 2 पन्ना है, आप उसको बस पढ़ लो। उसके बाद देखो आपकी लाइफ कितनी यूजी हो जाएगी। और उसके बाद आपको भी मजा आएगा कि हाँ सर हम भी क्लास के साथ आंसर दे रहे हैं, हम भी सर होमवर्क क्वेश्चन के सर आंसर लेकर के आ रहे हैं, हमसे भी जेई मेन जेई एडवांस के सवाल हो रहे हैं। तो आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा? आपके चक्कर में आईआईटी अपने आप को आसान नहीं करेगी, आपको अपने लेवल पे आना पड़ेगा। आईआईटी कभी बेटा अपने लेवल को नीचे नहीं करेगी, आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा, आपको इनहेंस करना अपने। जब आप उस लेवल पे आओगे तभी तो आप इंडिया के सबसे अच्छे इंजीनियर बनोगे। आप क्या बनना चाहते हो? इंडिया के क्या फालतू के इंजीनियर बनना चाहते हो क्या? नहीं, हमें सर इंडिया का बेस्ट इंजीनियर बनना है, तो हमें उसके लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। हमें उस लेवल की मेहनत और उस लेवल की थिंकिंग सर डेवलप करनी पड़ेगी। जो लोगों के आंसर आ रहे क्या उनके शुरू से आते? नहीं, उन्होंने भी अपने आप को बहुत तपाया है और वो अभी भी अपने आप को तपा रहे हैं, तभी उनके आंसर आ रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि मेरा जो सपना है बच्चों इस बैच को पूरा 100% लेकर के चलने का, वो 100% होगा।
वो बच्चों 100% होगा। तो थोड़ा सा आप भी बच्चों रहिए, और हमेशा मैं बोलता हूं बस टीचर की बस बच्चा टीचर के साथ बनाए रखो। अगर आप टीचर के साथ चलते रहोगे, वो आपको बेटा 100% आपको आपके डेस्टिनी तक ले जाएगा। बस आपको उसके साथ बने रहना है। आपको उसमें बेटा नहीं होना है कि सर आगे बढ़ गए हम पीछे रह गए ना, आपको साथ बने रहना है। और रही बात होमवर्क की, रही बात प्रैक्टिस की, वो बेटा आपको भर भर के देंगे, इसकी हम आपको गारंटी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस शीट में जो जो सवाल हैं जो मेरे को लगता है होमवर्क देने लायक, मैं 4-5 बेटा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, शाम तक आपको उसके सोल्यूशन भी दे दूंगा, शाम तक आपको उसके सोल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, ये चीज है। और मोल कंसेप्ट में बुकलेट में बच्चों, मोल कंसेप्ट में बुकलेट में मैं क्वेश्चंस को भी सर सेपरेट कर दूंगा। मेंस लेवल के क्वेश्चन, बेसिक लेवल के क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आपको सर रिवीजन में करनी चाहिए, वो सब मैं आपको दे देता हूं। मैंने बोला ना, हर चैप्टर के खत्म होने के बाद आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन का सर कलेक्शन होना चाहिए। कौन कौन सी जेई मेन की प्रॉब्लम है जो आपको सर लगानी चाहिए बुकलेट में, जेई अपने पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में। बच्चों यकीन मानिए, दिल से मैं बता रहा हूं, पीडब्ल्यू का मॉड्यूल जो मॉडिफाई होकर के आया, बहुत ही उम्दा मॉड्यूल है, बहुत उम्दा मॉड्यूल है। पीडब्ल्यू का जो मॉडिफाई होकर के मॉड्यूल आया बेटा, बहुत उम्दा मॉड्यूल है। सारे लेटेस्ट जेई मेन की बेटा प्रॉब्लम वहां पे डालेंगे। मुझे लगता है उसके बाद अब आपको कोई पीवाईक्यू की किताब भी नहीं खरीदनी, सिर्फ उसी को लगा लो, सफिशिएंट है। तो उसमें कौन कौन से सवाल आपको सर लगाने चैप्टर में, वो मैं छाट दूंगा। मेंस लेवल के लिए तैयारी करो तो ये लगा लो, बेसिक लेवल को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो ये कर लो, एडवांस लेवल के लिए करना चाह रहे हो ये कर लो। 20-20 क्वेश्चन में सबके छाट करके आपको दे दूंगा, ये भी कर दूंगा मैं। तो मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, मैं आपके लिए बेटा सब कुछ करूंगा। आपने कहा सर क्वेश्चन दीजिए, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे पास सर मॉड्यूल नहीं आया, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। अभी मोल कंसेप्ट का मैं आपको उसका भी सोल्यूशन दे दूंगा। उसके बाद का फिर आप अपनी प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर लो, आप अपने मॉड्यूल को चेंज कर लो। कोई बच्चा कह रहा है मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, अगर मॉड्यूल नहीं तो बेटा उसे परचेज करो। अगर मॉड्यूल नहीं सर, उसको परचेज करिए, उसकी सॉफ्ट कॉपी अरेंज करिए, कहीं से भी परचेज करिए उसको, सीधी सी बात है। बिना किताब के कैसे पढ़ाई कर पाओगे, तो उसको परचेज करिए, वो चीजें हैं। ठीक है, तो आपको बेटा सारी चीजें करेंगे, लेकिन मेहनत तो आपको अपने हिस्से की करोगे ना। मैं अपने हिस्से की मेहनत कर सकता हूं, मेरे हिस्से की मेहनत क्या, पढ़ाने का काम है। मेरे हिस्से की मेहनत क्या है सर, आपको सोल्यूशन देने का काम है। मेरे हिस्से की मेहनत क्या, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देने का काम है। मेरे हिस्से की मेहनत क्या, आपको सर सवाल छाट करके देने का काम है। लेकिन आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज है। और अभी भी बच्चों आप याद रखिए, अभी भी आप याद रखिए कि मैं बच्चों डेली रात में समझ लीजिए 1 से 2 बजे तक मैं काम करता हूं अपना। और मैं बच्चों से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उससे ज्यादा बच्चों आपको मेहनत करनी है, सीधी सी बात है। मैंने बताया बच्चों कि मैंने अब तक 60 बार बच्चों कोर्स कंप्लीट किया। अगर मैंने 60 बार कोर्स कंप्लीट किया तो तुमको 60 बार रिवीजन करना पड़ेगा। तुमको बच्चों 60 बार रिवीजन करना पड़ेगा। मैंने जो आपको नोट्स भेजे, थ्योरी नोट्स भेजे, वो 7 दिन तक डेली सुबह उठ करके रिवाइज करने पड़ेंगे। अगर डेली उठ करके रिवाइज करोगे, सॉल्व एग्जाम्पल उसमें सब देख लोगे, तुमको डाउट हो ही नहीं सकता है, चीजें डाउट हो ही नहीं पाएगा, डाउट होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। 7 बार तुमने अगर थ्योरी पढ़ ली, तुमको डाउट होगा ही नहीं, चीजें वो संभव ही नहीं है। ठीक है, ये चीज है। तो हमें आपसे बेटा पूरा भरोसा है, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर अगर ऊपर वाले ने साथ दिया, पीडब्ल्यू की सबसे बेस्ट रैंक इसी बैच से निकलेगी, सबसे बेस्ट रैंक इस बैच से निकलेगी। और मैं बच्चों इसके लिए पूरी तरह से एकदम आश्वस्त हूं। आश्वस्त लक को लेकर के नहीं हूं कि लक के कारण ऐसा हो जाएगा, आश्वस्त मेहनत के कारण हूं कि हम इतनी मेहनत करेंगे तो 100% रैंक क्यों नहीं आएगी। पीडब्ल्यू की सबसे बेस्ट रैंक इसी बैच से निकाल करके रहेंगे। तो हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है, और मुझे पता है कि मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, हमारे बच्चों को भी अपनी मेहनत पे भरोसा है। आप भी मेहनत करोगे, हम भी मेहनत करेंगे, क्यों नहीं रिजल्ट आएगा, क्यों नहीं रिजल्ट आएगा। कोई भगवान से अपनी दुश्मनी है क्या, और क्या ऊपर वाले से अपनी दुश्मनी क्या, नहीं। मेहनत करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा, बस यही चीज है। ठीक है, चलिए भाई, तो बहुत सारे बच्चों को भूख वूख लग रही है, तो खाना भी खा लो, क्योंकि मैथ्स की क्लास भी शुरू होने वाली है। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।